तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि अलग अलग कंपनीज ना अपनी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाती है, कॉन्सेप्ट बनाती है, ठीक है, और वो फिर इतना मेन स्ट्रीम हो जाता है कि हर कोई इसे यूज करता है। जैसे आप सबको पता होगा मेटा ने ही रिएक्ट बनाई है, रिएक्ट जेएस। अब काफका ना बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आप काफका को समझोगे। क्योंकि पहली बात तो काफका सिर्फ एक मैसेजिंग क्यू नहीं है। काफका को मैसेजिंग क्यू बोलना इज लाइक रेडिस को सिर्फ कैश बोल देना। मल्टीपल यूजर, मल्टीपल सर्वर, उन मल्टीपल सर्वर के और मल्टीपल सर्वर, उसका भी एक और मल्टीपल सर्वर, उन मल्टीपल सर्वर के भी मल्टीपल डेटाबेसेस। यही है पूरा का पूरा सिस्टम डिजाइन। यही है दोस्तों। 2 बार हमने वीडियो शुरू करी, एक बार बच्चा आ गया था, एक बार एरोप्लेन आ गया था। तो गुरुजी अब स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। आज हम सिस्टम डिजाइन के बारे में बात करने वाले, तो आज हम क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं? देखो हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर करे हैं सिस्टम डिजाइन में, बच्चों को मजा भी आ रहा है। हमने देखा कि सर्वर को हम कैसे स्केल करते हैं, हमने देखा हम डेटाबेस को कैसे स्केल कर सकते हैं और उसका आर्किटेक्चर कैसा होता है। तो मुझे लगता है अब ना हमें एक स्टेप आगे जाना चाहिए और लोगों को ये बताना चाहिए कि हमारे पास सर्वर भी है, डेटाबेस भी है, पर एक टर्म सबने सुना होगा मैसेजिंग क्यू। अच्छा, ये मैसेजिंग क्यू क्या होता है, क्यों यूज होता है, और सबने काफका का नाम तो जरूर सुना होगा। गुरुजी इसको सुन के ऐसा लग रहा है कुछ खतरनाक ही आज होने वाला है डिस्कशन। और बल्कि अगर आप सुनोगे आपको लगेगा तो बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही लॉजिकल चीज है, कॉमन सेंस है। तो हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। मुझे लगता है ये बहुत सही रहेगा। और गुरुजी पिछले 2 वीडियो में मुझे बहुत डांट पड़ी है बच्चों से कि आप लोगों ने कंसिस्टेंट हैशिंग कवर नहीं किया, आपने रोक दिया था। और दूसरा जो ब्लूम फिल्टर वाला है, तो लास्ट में वो भी कवर कर देना आप। बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले मैं इनके सामने प्रॉब्लम स्टेटमेंट रख देता हूँ, हाँ, ताकि आपको चीजें समझ आए। देखो दोस्तों, प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है, आप सब लोग इंस्टाग्राम इस्तेमाल करते होंगे, आप किसी की पोस्ट लाइक कर दिया आपने, है ना, किसी का कमेंट कर दिया। अब आपको रियल टाइम में ये डेटा मिल कैसे रहा है? क्या ये जाके जैसे आपने किसी की पोस्ट को लाइक करा तो उसका एकदम से वो इंक्रीज हो जाता है कि भैया हाँ इस यूजर की पोस्ट में इतने लाइक हो चुके हैं? इससे क्या होगा कि हम सीधा डेटाबेस को हिट कर रहे हैं। दूसरा तरीका अगर इसको समझने का मैं आपसे बताऊं, आप लोगों ने ब्लिंकिट इस्तेमाल करा होगा या ऊबर इस्तेमाल किया होगा कि जैसे ही हम ब्लिंकिट से कुछ सामान हमने ऑर्डर किया, ठीक है, उसके बाद हमें कॉन्स्टेंटली हर एक सेकंड के अंदर इंफॉर्मेशन मिलती रहती है राइडर की कि भैया राइडर अभी कहाँ पे है, फिर से वो इन्फॉर्मेशन के राइडर कहाँ पे है। तो ये इन्फॉर्मेशन जाके सेव कहाँ हो रही है? कहीं तो स्टोर हो रही होगी। क्या ये जाके मेरे डेटाबेस के अंदर जाके स्टोर हो रही है? और अगर डेटाबेस के अंदर स्टोर हो रही है तो क्या इससे कोई दिक्कत आएगी? जैसे अभी हमने इंस्टाग्राम में पोस्ट की बात करी कि अगर मैं लाइक कर रहा हूँ, कमेंट कर रहा हूँ, तो क्या वो डायरेक्टली रोहित नेगी के उसमें जाके स्टोर हो जाते हैं कि आपने रोहित नेगी की पोस्ट को लाइक करी? और ऐसा ही 1 लाख लोग या 10 लाख लोग एक साथ यही काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इससे क्या प्रॉब्लम आएगी गुरुजी? पहले आप ये क्लियर कर दीजिए हमें, बिल्कुल क्या है? तो दोनों प्रॉब्लम को एक एक करके पकड़ते हैं। पहली प्रॉब्लम ये कि अगर रोहित ने इंस्टाग्राम पे कोई पिक्चर अपलोड करी, पर जैसे इंस्टाग्राम पे करोड़ों यूजर्स हैं, तू अकेला तो पिक्चर अपलोड करेगा नहीं, बहुत सारे लोग एक साथ पिक्चर अपलोड करते होंगे और उससे भी बहुत ज्यादा लोग उनकी पिक्चरों को लाइक करते होंगे। अगर हम ये सारी इंफॉर्मेशन एकदम विद इन सेकेंड्स, मतलब उसी टाइम डेटाबेस में स्टोर करें, हाँ, जैसे किसी ने लाइक किया उसी टाइम हम डेटाबेस में स्टोर करें, तो प्रॉब्लम ये होगी कि डेटाबेस पे ना बहुत ज्यादा थ्रूपुट बढ़ जाएगा। अब थ्रूपुट क्या होता है? इसको ऐसे समझो कि हमने डेटाबेस को क्यों बनाया था, पर्पस क्या था? हमने डेटाबेस को बनाया था चीजों को स्टोर करने के लिए, एक हार्ड डिस्क की तरह, और इस तरह भी बनाया था कि हम उसमें क्वेरी कर पाए कि मैंने स्टोर तो कर दिया, पर मुझे उस पर रिट्रीव करना हो तो मैं उसको इजीली रिट्रीव भी कर पाऊं। पर आप सोचो, अगर मैं हर इंफॉर्मेशन को तुरंत इमीडिएटली डेटाबेस में डाल देता हूं, तो क्या होगा? मेरे डेटाबेस पे बहुत ज्यादा रीड रिक्वेस्ट और राइट रिक्वेस्ट एक साथ आ जाएगी। हमने याद है स्टार्टिंग में भी रीड राइट डिस्कस किया था। तो आप सोचो, चाहे आप मास्टर स्लेव मॉडल भी ले लो या कोई भी मॉडल ले लो, कितने भी उसके रेप्लिकास बना लो, किसी भी एक रेप्लिका पे एक बार में मल्टीपल रिक्वेस्ट आएंगी, रीड्स की भी और राइट्स की भी। अच्छा। अब जब इतनी सारी रिक्वेस्ट एक साथ डेटाबेस पे आती हैं, तो हम कहते हैं कि डेटाबेस हमारा स्लो डाउन हो जाता है, डेटाबेस हमारा उस हिसाब से रिस्पॉन्स नहीं कर पाता। मतलब इसका बोलने का मतलब है जैसे कोई फेमस सेलिब्रिटी हो, जैसे विराट कोहली हो गया, हाँ, उनके तो 1 मिनट में 1 लाख लाइक आ जाते हैं। बिल्कुल। तो मतलब 1 लाख बार डेटाबेस हिट होगा हर एक विदिन सेकंड्स, हाँ बिल्कुल, 1 मिनट के अंदर 1 लाख बार। हाँ। और विराट कोहली और भी बहुत सारे कितने लोग सेलिब्रिटीज हैं, नॉर्मल लोग भी हैं जो आजकल तो रील ही कितना ज्यादा चल रहा है भाई। बिल्कुल, रील इतनी ज्यादा फट रही है, बिल्कुल। तो इससे वो स्लो डाउन हो जाएगा क्योंकि उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉग टाइम के अराउंड होती है। एग्जैक्टली, वो कैलकुलेट हम कर ये तो हमने डिस्कस किया ही था। हाँ, तो फिर इसके अल्टरनेटिव क्या है फिर, कि अगर हम ये नहीं चाहते? तो अब देखो, जब ये प्रॉब्लम आई ना, हमें पता चला कि हम हर चीज तो डेटाबेस में डाल नहीं सकते। तो पहला तो यही था कि यार कैश में डाल सकते हैं कुछ चीजें, चलो बहुत बढ़िया, कैश में भी डाल सकते हैं, पर कैश का भी तो थ्रूपुट एक लिमिट तक है ना।
अब आप मिलियंस ऑफ यूजर्स एक साथ अगर पुश करने लगेंगे चीजें, पहली बात तो कैश की स्टोरेज ही बहुत लिमिटेड है, ठीक है, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आप कैश नहीं कर सकते। हाँ। अगर आप सब कुछ कैश करोगे तो वो तो डेटाबेस ही बन गया। सिंपल, कैश का मतलब ही था कि लिमिटेड चीजों को हम स्टोर वहां कर ले ताकि हम जल्दी रिट्रीव कर पाए, है ना। तो सारी प्रॉब्लम थ्रूपुट की आ जाती है कि हम इतना ज्यादा रीड राइट रिक्वेस्ट एक डेटाबेस पे हिट नहीं कर सकते। यहाँ पे इंट्रोडक्शन हुआ एक मैसेजिंग क्यू का। अच्छा, ठीक है, अब मैसेजिंग क्यू क्या है पहले इसको समझते हैं। देखो, काफका ना बाद में आया, काफका लोग सुनते हैं और बोलते हैं यही है मैसेजिंग क्यू, पर मैसेजिंग क्यू खुद से एक इंडिपेंडेंट कंसेप्ट है। काफका उसका एक इम्प्लीमेंटेशन है, एक कंपनी है जिसने बोला कि हाँ इसको मैं इस तरह इम्प्लीमेंट करूंगा, ठीक है। तो पहले समझते हैं मैसेजिंग क्यू, जैसे एलएलएम वगैरह, चैट जीपीटी एक एग्जांपल है एलएलएम का, एलएलएम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर हम ये उबर वाला एग्जांपल ही लेना, आप सोचो मैंने अभी एक उबर बुक करी, ठीक है, और मैंने देखा कि मेरा जो राइडर है मुझसे 5 मिनट दूर है, पर मैं लाइव देख सकता हूँ मैप में कि उसकी गाड़ी कैसे मेरी तरफ बढ़ रही है, ठीक है। अब मैं बोलूं कि इसको आपको इंप्लीमेंट करना है, तो आप बोलोगे ठीक है, काम करते हैं, उसके पास एक फोन होगा, उसके अंदर जीपीएस होगा, तो हम क्या करेंगे, हम उसके फोन में जो उबर की ऐप है ना, उससे उसकी लोकेशन बार बार अपने सर्वर पे भेजेंगे, उबर के सर्वर पे भेजेंगे, ठीक है। और जैसे ही डेटा उबर के सर्वर पे आएगा, उसको हम डेटाबेस में स्टोर कर लेंगे और यूजर को भी भेज देंगे कि भाई देख तेरा राइडर यहाँ है, इसका लॉन्ग लाइट यहाँ है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जो हमारा होता है वो हम बार बार चेंज करते रहेंगे, और जैसे हम वो बार बार चेंज करते रहेंगे, यूजर की लोकेशन बेसिकली ड्राइवर की लोकेशन यूजर के पास आती रहेगी, और हम उसको मैप में प्लॉट कर देंगे कि हाँ भाई देखो ड्राइवर आपके पास आ रहा है। इससे तो बहुत बड़ा दिक्कत आएगा अगर 1 लाख अगर पूरी दुनिया में अगर एक्टिव है उबर के ड्राइवर। आप सोचो कितने ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं और कितने ज्यादा राइडर्स हैं जो एक साथ अपनी लोकेशंस को हर सेकंड या लेट्स से हर 2 सेकंड भी पुश कर रहे हैं। इतना ज्यादा डेटाबेस पे जो लोड बढ़ेगा उससे हमारा डेटाबेस ही डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है मैसेजिंग क्यू का, जो कहता है कि व्हाट इफ हमारे पास ना डेटाबेस और यूजर के बीच में एक लेयर हो, एक मैसेजिंग क्यू हो, एक ऐसी चीज हो जिसका थ्रूपुट बहुत हाई है, बहुत हाई, बेसिकली इतना हाई कि वो मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट को अपने पास ले सकता है एक साथ, ठीक है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और जिसको भी उस डेटाबेस, जैसे हमारा जो डेटाबेस है, जब उसको कंज्यूम करना है उस मैसेजिंग क्यू से, तो वो एक एक करके उससे वैल्यू ले सकता है, जो भी डेटाबेस की अपनी स्पीड होगी। तो कहने का मतलब ये, इसको ऐसे समझो कि हमारे पास जो यूजर्स हैं वो बहुत सारे हैं और वो एक साथ सब कुछ पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमारे पास राइडर्स बहुत सारे एक साथ लोकेशंस भेज रहे हैं। अब सीधा हम डेटाबेस में ना डाल के हम क्या कहते हैं, उसको मैसेजिंग क्यू में डालेंगे। वो भी समझ लो आप अभी के लिए एक स्टोरेज है, ठीक है। लाखों लोगों ने अपना लोकेशन मैसेजिंग क्यू पे डालना शुरू कर दिया। मैसेजिंग क्यू क्या करेगा, सारी लोकेशंस को एक साथ अपने पास स्टोर करता रहेगा। अब मैसेजिंग क्यू के पास एक स्पेशल चीज होगी जिसको हम बोलते हैं कंज्यूमर्स, ठीक है। ये जो यूजर्स थे जो पुश कर रहे थे, इनको हमने बोल दिया प्रोड्यूसर्स, क्योंकि ये कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना। लेट्स से लोकेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर तुम्हारे डेटा डाल रहे हैं, जैसे तुम्हारे एग्जांपल में लाइक्स या कमेंट्स वगैरह प्रोड्यूस कर रहे हैं, डेटा डाल रहे हैं, तो ये हो गए प्रोड्यूसर्स। अब एक हमने बना दिए कंज्यूमर्स, जो वर्कर्स होते हैं, वर्कर्स मतलब अगेन एक सर्वर ही है, ठीक है। वो क्या करते हैं, इस मैसेजिंग क्यू से एक एक करके एक कांस्टेंट स्पीड से डेटा निकालते हैं और उसको डेटाबेस में डालते हैं, इस तरीके से कि डेटाबेस के ऊपर लोड भी ना आए, क्योंकि डेटाबेस को पता है कि भाई मेरा थ्रूपुट है इतना कि तुम लेट्स से मेरे पे लेट्स से 10 क्वेरी कर सकते हो पर सेकंड, तो वो उसी स्पीड से डेटा को उसके अंदर डेटाबेस में डालेगा। लेकिन जो इतना सारा जो डेटा बल्क में आ रहा है वो मैसेजिंग क्यू खुद संभाल लेगा। तो ये एक सिंपल तरीका था सोचने का कि मैसेजिंग क्यू ऐसी कोई चीज होनी चाहिए जिसका थ्रूपुट बहुत हाई हो, कि वो डेटा ले ले और धीरे धीरे डेटा को जाने दे किस पे, हमारे डेटाबेस। यहाँ से कॉन्सेप्ट आया। अब इसको क्यू क्यों कहते हैं, पहली बात तो अब डीएसए में बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, एक क्यू डेटा स्ट्रक्चर होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, है ना। बिल्कुल। तो हमने वहां देखा था कि जैसे एक नॉर्मल क्यू होती है, आप एक क्यू में एंटर करते हो और जो भी क्यू में सबसे स्टार्टिंग में खड़ा था वो एग्जिट करता है, ठीक है। ऐसे करते सबका नंबर आता रहता है। तो ये भी एक क्यू ऐसी ही है कि आप इमेजिन कर लो एक डेटा स्ट्रक्चर क्यू का, जिसमें बहुत सारे प्रोड्यूसर्स एक साथ मैसेज पुश करते हैं क्यू में। जो भी मैसेज पहले आता है उसकी लोकेशन फर्स्ट होती है, फिर दूसरा मैसेज, फिर तीसरा, फिर चौथा, और इस तरह से मैसेज की लिस्ट बन जाती है। तो गुरुजी अगर मैं इसको थोड़ा डिफाइन करूं, मतलब थोड़े मेरे अंडरस्टैंडिंग को बताना। ओके। मैं एल्गोरिथम के टर्म में दोस्तों थोड़ा बात करूंगा। हमारे भी डेटाबेस के साथ दिक्कत ये थी कि उसका लॉग एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी था एक ऑपरेशन का, बिल्कुल, ठीक है। और जो अभी हमारी मैसेज क्यू है उसमें सिंपल मुझे पुश करना है कि डेटा आया लास्ट में डाल दो, डेटा आया लास्ट में डाल दो, लास्ट में डाल दो, क्योंकि फर्स्ट आउट वाला प्रिंसिपल हम अप्लाई कर रहे हैं। तो मतलब पुश करने की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ 1 हो जाएगी, बिल्कुल। डेटा लास्ट में पुश करते रहना सबको, ऐसे ही ग्रो होता रहेगा। अब अगर किसी को कंज्यूम करना है कोई और है, तो वो शायद इस तरीके से करता कंज्यूम कर रहा हूं, मुझे नहीं पता कि वो एक एक करके आगे से डेटा को अपनी स्पीड में ले रहा है। एग्जैक्टली। और मे बी जब उस लाइक को वो काउंट कर रहा है, मान लो उसको रोहित के लाइक को बढ़ाना है,
तो ऐसा नहीं करोगे उसने वहां से रोहित के एक लाइक को उठाया उसको सीधा डेटाबेस के अंदर डाल दिया, वो ऐसा करेगा कि पहले आने दो कुछ सेकंड का डेटा मेरे पास पहले आने दो, फिर बल्क में डेटा आने दो और बल्क में डालूंगा ताकि ज्यादा लोड ना बढ़े। एग्जैक्टली, ये अंडरस्टैंडिंग सही है, यही अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल सही है। और इसी में चलो हाँ ठीक है, तो इसको आप ऐसे समझो ना कि अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम डेटाबेस में क्वेरी करना चाहते थे ना, इसलिए डेटाबेस का थ्रूपुट कम रहता था, फिर उसमें क्वेरी भी कर सकते हैं। जैसे हम लिखते हो भाई सेलेक्ट इतना यूजर्स फ्रॉम दिस डीबी, है ना, आप मैसेजिंग क्यू में कुछ क्वेरी नहीं कर रहे, अच्छा आप उसको एक एक करके डेटा निकाल रहे हो, जो नॉर्मल क्यू का ऑपरेशन होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। ये जो मैसेजिंग क्यू कह रहे हो, ये क्या, ये भी सर्वर ही होगा ना? बिल्कुल, ये भी एक सर्वर है। अच्छा, जो डेटा को स्टोर कर रहा है, सिंपल, अब हार्ड डिस्क के अंदर ही कर रहा होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक सर्वर है जो डेटा को स्टोर करता है, लेकिन इसका स्टोर करने का तरीका थोड़ा अलग है। स्टोर करने का तरीका ऐसा है कि ये उसको एक क्यू के फॉर्म में स्टोर करता है, तो जब आप रिट्रीव करोगे, आप हमेशा एक एक करके रिट्रीव कर पाओगे। तो अगर मान लो पहले एक डेटा आया आदित्य का, फिर एक डेटा आया रोहित का, फिर एक डेटा किसी और का आया, तो पहले मुझे आदित्य का मिलेगा, फिर रोहित का मिलेगा, फिर उस बंदे का मिलेगा जिसका भी आया। तो इस तरह से वो स्टोर करता है। अब जैसा तुमने कहा कि मुझे रोहित के लाइक कैलकुलेट करने हैं, ठीक है, तो मैं ये नहीं करूंगा जैसे रोहित के लाइक आया डेटाबेस में पुश, रोहित के लाइक आया डेटाबेस में पुश, नहीं। डेटाबेस में सिंगल ऑपरेशन करने से ज्यादा ऑप्टिमाइज होता है बल्क ऑपरेशन करना, कि एक साथ में 100-200 यूजर का डेटा पुश कर दूं, क्योंकि एक ही रिक्वेस्ट जाएगी डेटाबेस पे तब भी, और वो इजीली क्वेरी के तौर पे वो उनको पुश कर सकता है, सिंपल। तो मैं यही करूंगा कि मैं पहले जो हमारे वर्कर्स होंगे ना, वो डेटा को अपने पास आने देंगे पहले, और जब मेरे पास एक बल्क डेटा इकट्ठा हो जाएगा तो उसको एक बकेट्स के फॉर्म में डेटाबेस में पुश करेंगे। बकेट्स क्या होता है? बकेट्स आप मान लो सेट ऑफ डेटा जो मैं एक साथ डेटाबेस में डालने वाला हूँ। तो ये कॉन्सेप्ट है मैसेजिंग क्यू का, ये कॉन्सेप्ट है हमारे प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स का। अब इसको जब आप ग्रो करोगे ना इस कॉन्सेप्ट को, तो इस पे बहुत सारे मॉडल्स बेस्ड हैं। सबसे पहला मॉडल है पब सब मॉडल। पब सब मतलब पब्लिशर सब्सक्राइबर मॉडल। इसमें आप ऐसे कहते हो कि जो मैसेज को पुश कर रहा है, जो डेटा क्रिएट कर रहा है, वो है हमारा पब्लिशर, ठीक है, और जो मैसेज को कंज्यूम कर रहा है वो है हमारा सब्सक्राइबर, क्योंकि उसने उसको सब्सक्राइब किया हुआ है। जैसे आप एक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हो, जब भी वो कोई वीडियो अपलोड करता है आप उसको कंज्यूम करते हो, वही वाली बात है। तो एक पब्लिशर है जो पब्लिश करेगा मैसेज को, एक कंज्यूमर है जो कंज्यूम करेगा मैसेज को, पब्लिशर सब्सक्राइबर, ठीक है। अब यहाँ पे पब्लिशर कौन होगा, मतलब सब्सक्राइबर कौन होगा? जैसे अगर मैं बोलूँ यूजर ने भेज दिया आगे से कि उसने लाइक कर दिया, या ड्राइवर ने भेज दिया, ठीक है, कि भैया उसकी लोकेशन ये है, हाँ, तो पहले तो मेरे सर्वर पे जाएगी, बिल्कुल, फिर सर्वर से वो फिर काफका पे जाएगी, काफका नहीं, अभी हम उसको पबसब बोलते हैं, सिंपल, ठीक है, तो वो उस पबसब मॉडल पे जाएगी, ठीक है, वो दूसरा सर्वर है जो जहाँ पे वो जाएगा, और वो उसको स्टोर कर लेगा, ठीक है। अब वहां से कोई और उस डेटा को कंज्यूम करेगा, वो भी एक सर्वर होगा। हर चीज एक सर्वर है, पहली बात तो सर्वर मतलब एक कंप्यूटर है जहाँ पे चीजें होस्ट होती हैं, जहाँ पे हार्ड डिस्क होती है, सिंपल। तो वही जो तुमने बोला बिल्कुल सही, कि एक डेटा को पुश करेगा, वो हमारे सर्वर पे जाएगा, सर्वर उसको पबसब में डाल देगा। अब पबसब एक स्टोरेज ही तो है, वो उसको स्टोर करता रहेगा कब तक, जब तक कोई सब्सक्राइबर रेडी नहीं है उस डेटा को निकालते रहने के लिए। अच्छा। अब सब्सक्राइबर डेटा निकालेगा, उसको बल्क में इकट्ठा करेगा और डेटाबेस में पुश कर देगा। अच्छा। ये सिंपल मॉडल था पब्लिशर सब्सक्राइबर मॉडल का। अब इसमें ना बहुत सारी मैसेजिंग क्यूज आ गई, जैसे उसका इंप्लीमेंटेशन करने के तरीके बदलते गए। अच्छा। फॉर एग्जांपल हमारे पास काफका आ गया, हमारे पास रैबिट एमक्यू आ गया, हमारे पास और भी बहुत सारी मैसेजिंग क्यूज हैं अलग अलग तरीके से, जिनका अलग अलग यूज है, ठीक है। अब जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली मैसेजिंग क्यू है वो है हमारी काफका, हमारा काफका। काफका को बनाया था लिंक्डइन ने, अच्छा, अपने पर्टिकुलर यूज केस के लिए, एक अपनी खुद की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। फिर अब क्योंकि काफका सब यूज करते हैं, हर जगह वो यूज होता है, तो काफी मेन स्ट्रीम हो गया। तो लिंक्डइन को क्या दिक्कत थी? लिंक्डइन को भी यही दिक्कत थी, हाई थ्रूपुट की। अच्छा। कि उनका जो पहले का जो मैसेजिंग क्यू थी ना नॉर्मल, उसका भी थ्रूपुट इतना हाई नहीं था, क्योंकि वो जो मैसेजिंग क्यू थी वो इतनी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं थी। काफका भी हम डिस्कस करेंगे, बहुत डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है, उसके ब्रोकर्स होते हैं, वो इतनी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं थी कि लिंक्डइन के इतने करोड़ों लाइक्स, कमेंट्स और उसका जो डेटा है एक साथ स्टोर कर पाए अपने पास। तो वहां पे उन्होंने खुद इंट्रोड्यूस किया काफका को, ठीक है। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि अलग अलग कंपनीज ना अपनी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, अच्छा, एक स्ट्रक्चर बनाती है, कॉन्सेप्ट बनाती है, ठीक है, और वो फिर इतना मेन स्ट्रीम हो जाता है कि हर कोई इसे यूज करता है। जैसे आप सबको पता होगा मेटा ने ही रिएक्ट बनाई है, रिएक्ट जेएस, तो अपने किसी यूज केस के लिए बनाई होगी। सेम यहाँ पे लिंक्डइन ने काफका को बनाया। अब काफका ना बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आप काफका को समझोगे, अच्छा, क्योंकि पहली बात तो काफका सिर्फ एक मैसेजिंग क्यू नहीं है। अच्छा। काफका को मैसेजिंग क्यू बोलना इज लाइक रेडिस को सिर्फ कैश बोल देना। अच्छा। मतलब एक बहुत ही बड़े काम करने वाली चीज को एक छोटे से काम से डिस्क्राइब कर देना। मतलब उसके और भी काम है, बहुत काम है। और क्या क्या काम है? सबसे पहले तो काफका, अगर आप एक छोटे कंपनी में काम करते हो या एक छोटा स्टार्टअप शुरू कर रहे हो ना, तो काफका आप इंडिपेंडेंटली एक
डेटाबेस की तरह भी यूज कर सकते हो। इतना बढ़िया काफका है, ठीक है। अब वो इंडिपेंडेंट डेटा सोर्स की तरह आप उसको यूज कर सकते हो, तो ये सबसे अच्छा काम है। काफका रेडिस का भी, काफका कैश का भी काम कर सकता है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ये भी उसका एक यूज केस है। अब अगर हम गुरुजी, मुझे ना अभी एक बात याद आई है। हाँ। पिछले मैं लाइव क्लास ले रहा था, उस दिन हमारी टीम वाले ने हमारा डीबी फाड़ दिया था। हाँ। अगर याद होगा, हाँ। बहुत बेवकूफी करी थी, और उस वाले पेन पॉइंट को हमने बोला भी था कि भाई इसको सही करना। अब पहले ना मैं आपको बता देता हूँ कि उसमें हुआ क्या था। डीबी इसी रीजन से फटा था हमारा। उन्होंने क्या किया कि जैसे आप कोई भी लीड कोड में, जैसे हमारा प्लेटफॉर्म है स्ट्राइक का, आप वहां पे कोई भी कोड लिखो, आपने हैश लिखा, वो क्या करता है, हैश को भी जाके एकदम से स्टोर करा देता था। आपने आई लिखा, आई को स्टोर करा देता, एन को लिखा, एन को भी स्टोर करा देता, सीधा जाके डेटाबेस के अंदर। और जैसे जैसे आप कोड लिखे जा रहे हो, तो हर एक वर्ड के लिए वो डेटाबेस को हिट कर रहा था। अब उस समय क्या हुआ कि मैं क्लास ले रहा था, तो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, तो मल्टीपल यूजर मेरे साथ प्रॉब्लम सॉल्व करने लगे, क्योंकि मैंने उन्हें मेथड बता दिया था कि ऐसे सॉल्व करना है, इस प्रॉब्लम को फटाफट से एक साथ सॉल्व करते हैं, तुम भी करो मैं भी करता हूँ, करा, प्लेटफॉर्म डाउन। बिल्कुल। तो गुरुजी यहाँ पे फिर दिक्कत आ गई थी हमें। एग्जैक्टली हाँ। और ये वही दिक्कत है जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या हुआ होगा कि जैसे कोई लेटर लिखता है, आप सीधा उसको डेटाबेस में पुश कर देते हो। फिर उन्होंने इंटरनेट कहा कि भैया काफका को लगा दे, फिर उसका हम बताएंगे कि हमने वहाँ पे काफका का इस्तेमाल किया, किस चीज का हमने इस्तेमाल किया। हर जगह ये नहीं कि अगर हम काफका को इस्तेमाल करते हैं भैया कॉस्टिंग भी बढ़ती है, ठीक है। ये तो हमने बात भी की थी, कॉस्टिंग को भी देखना पड़ता है। तो बेसिकली वही वाली बात है कि अगर आप मान के चलोगे ना कि आपका डेटाबेस एक इनफिनाइट स्टोरेज यूनिट है और उसमें आप कितना भी डेटा डालते रहो, सब कुछ चलता रहेगा, तो आप गलत मान रहे हो, क्योंकि उसका थ्रूपुट है, सबकी एक लिमिट होती है, ठीक है। आप ऐसा मान लो ना कि अगर आप डेटाबेस पे हर बार रीड राइट ऑपरेशन हर सेकंड पुश करते रहोगे, तो वो डाउन होगा ही होगा। उसको दूर करने के लिए आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। कई बार आप कैश को इंट्रोड्यूस करोगे, कई बार आप फ्रंट एंड पे लोकल स्टोरेज में यूजर का डेटा कैश कर दोगे, कई बार आप बल्क ऑपरेशंस को यूज करोगे, और फिर कई बार आप मैसेजिंग क्यू को इंट्रोड्यूस करोगे कि भैया एक काम करो, मुझे कुछ भी मेरा वर्क नहीं कर रहा, मुझे थ्रूपुट हाई चाहिए, मैं चाहता हूँ एक साथ करोड़ों यूजर्स आ जाए, डेटा डाल दे, डल जाए, कोई डाउन ना हो किसी का, कुछ भी दिक्कत ना हो। अब आप इसका एग्जांपल ले लो जोमेटो का ही, कि अगेन डिलीवरी बॉय, सेम जैसे उबर का एग्जांपल है, इतने सारे डिलीवरी बॉयज हैं, सब अपनी लोकेशंस डाले जा रहे हैं, सबकी लोकेशन सही आ रही है, सबकी ऐप में शो कर रहा है। इतने सारे यूज केस के लिए काफका हमारा बेस्ट यूज केस है, बेस्ट सोल्यूशन है। काफका क्या करता है, जो हमने बात की, बहुत ज्यादा थ्रूपुट है उसका, वो सारा डेटा ले सकता है प्रोड्यूसर से और धीरे धीरे करके कंज्यूमर को डेटा दे सकता है। ये तो हमने पब सब में भी बात किया था, और हमने ये भी बात किया कि काफका और भी बहुत सारी चीजें कर सकता है। तो वो जानने के लिए ना हमें काफका को ना थोड़ा सा अंदर से आके समझना पड़ेगा कि काफका है काम कैसे करता है, दिखता कैसा है। गुरुजी यहाँ पे जैसे मेरे को कुछ डाउट है, हाँ। पहले उनको क्लियर करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर हम इंस्टाग्राम वाले का अगर मैं एग्जांपल लूँ, तो मान लो कोई लाइक कर रहा है, तो वहाँ पे ऐसा हो कि जो कोई कंज्यूमर है वो सिर्फ लाइक वाले को हैंडल कर रहा है, बिल्कुल, फिर एक जो कंज्यूमर है वो कमेंट वाले को हैंडल कर रहा है, बिल्कुल। अब क्या इससे ये दिक्कत नहीं आएगी कि यार यूजर को डेटा थोड़ा लेट दिखेगा, कि पहले ये यहाँ जा रहा है फिर वो वहाँ जा रहा है। मतलब मान लो मेरी पोस्ट में एक्चुअल में 2 लाख लाइक हो गए, ठीक है, लेकिन वो 2 लाख लाइक मेरे को अभी 1 लाख ही दिखा रहा है, बिल्कुल, या 1,15,000 दिखा रहा है। जैसे विराट कोहली होगा कि एकदम से हमें दिखता है कि भैया लाइक हुआ, एकदम से बहुत ही अचानक से बढ़ जाते हो कि भाई 50,000 है, वो 50,000 एकदम से 1 मिनट के अंदर 1 लाख हो जाते हैं, या फिर 10-15 सेकंड के अंदर 1 लाख हो जाते हैं इनिशियली। तो क्या ये रियल प्रॉब्लम है या नहीं है? देखो 2 चीजें है ना। हाँ। एक तो ये तो सिंपल सी बात है, हाँ, कि हमें समझ आ रहा है कि जो भी लाइक्स और कमेंट्स होते हैं, हाँ, वो आपको फ्रीक्वेंट सेकंड्स में नहीं दिख सकते कभी भी, सिंपल सी बात है, क्योंकि ऑब्वियसली टाइम लगेगा। हाँ। तो आपके पास बहुत सारे एल्गोरिदम्स होते हैं जो आप ना लाइक हमेशा एस्टिमेट करते हो, प्रोबेबल होते हैं। अच्छा। कि भाई अगर मान लो मेरे को दिखाया कि मेरी पोस्ट पे 1 लाख लाइक्स है, हाँ, तो वो एग्जैक्ट नंबर 1 लाख नहीं है, हाँ, या 1 लाख व्यूज है, तो वो एग्जैक्ट 1 लाख व्यूज नहीं है, वो थोड़ा ऊपर नीचे होगा। वो डिपेंड करेगा कि वो कितना प्रोबेबल एल्गोरिदम है, उसने कितना डिटरमाइन किया है कि इतने हो सकते हैं, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, मैंने गिना नहीं है अभी। अच्छा, बेवकूफ बना रहे हैं हमें भी। हाँ, आप ऐसे कह सकते हो बेवकूफ। तो मतलब वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल हो रहा होगा AML वगैरह का, कि प्रोबेबिलिटी पिछला यूजर का पोस्ट में कितना लाइक आया। आप ऐसे देखो ना, हाँ, आप सोचो कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि मुझे एग्जैक्ट बता कितने लाइक्स हैं, तो आपको गिनना पड़ेगा हमेशा, हाँ, है ना। हाँ, आपको डीबी में जाना पड़ेगा, किसी ने लाइक किया, हमेशा ऑर्डर ऑफ एनक्वायरी चलेगी। अच्छा। पर हमेशा ऑर्डर ऑफ एनक्वायरी आप नहीं कर सकते। हाँ। हमेशा आप ऑर्डर ऑफ एन, आप चाहे इसको कितना भी कैश कर लो, चलो कुछ के लिए ऑर्डर ऑफ 1 हो जाएगी, हाँ, पर ज्यादातर लोगों के लिए ऑर्डर ऑफ एन ही रहेगी, लॉग एन रहेगी। चलो सॉरी, हाँ, क्योंकि वो डेटाबेस में आप क्वेरी कर लोगे, लॉग एन रहेगी। लेकिन कभी भी आप एग्जैक्ट डेटा अगर फाइंड आउट करने लगोगे तो आपका पूरा का पूरा आर्किटेक्चर स्लो ही रहेगा। आप हमेशा उसको प्रोबेबल बना रही क्या, ये भी मुझे पता नहीं था, आज ही पता चला ये। इनफैक्ट इसीलिए
जो YouTube पे सब्सक्राइबर्स की लिस्ट होती है ना, इस पे YouTube की ही एक वीडियो है अच्छा। कि कैसे वो फाइंड करते हैं कि वो प्रोबेबल सब्सक्राइबर्स कितने हैं। हम्म। कभी भी एग्जैक्ट नंबर आपको वो बता नहीं सकते, ऑल्दो वो शो जरूर करते हैं पर वो हमेशा प्रोबेबल होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, क्योंकि भाई डेटा स्लो है। डेटाबेस को बेसिकली इसको हम पता देखो जी, है हमें हमारा तो एग्जैक्ट ही बताता हो। नहीं क्या पता हमारे मिलियंस हो नहीं, बेसिकली इतना फर्क नहीं होता। हाँ। लेकिन इसको हम सिस्टम डिजाइन में ना आपने कंसिस्टेंसी सुना होगा ना कि डेटा कंसिस्टेंट रहना चाहिए। हाँ। पर एक्चुअल आइडियल सिस्टम तो होता है कि कंसिस्टेंट हमेशा रहेगा। हाँ। पर प्रैक्टिकली कभी डेटा कंसिस्टेंट नहीं होता। हम्म। ठीक है, या तो आप, हमें पता है कैप थ्योरम थोड़ा बहुत है, उसके बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं कभी। ठीक है। पर लेकिन मेन मोटिव ये है कि जो भी आप डेटा देखते हो ना अपने सर्वर पे, अपनी चीजों पे, वो कंसिस्टेंट नहीं है हाँ। पूरे तरह। हाँ। इसको हम बोलते हैं इवेंचुअल कंसिस्टेंसी। अच्छा। बेसिकली थोड़े टाइम के बाद कंसिस्टेंसी आ आ जाएगी, जाएगी। पर उस समय तक जरूरी नहीं है कि आपको 100% कंसिस्टेंसी मिले। ओके। तो अगर मेरे पोस्ट पे 100 लाइक्स दिखा रहा है तो जरूरी नहीं है वो 100 हो। धीरे धीरे करके वो एल्गोरिथम एकदम एग्जैक्ट करने लग जाएगा, पर उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि डेटाबेस पुश होगा, सॉरी डेटा काफका में पुश होगा, डेटाबेस में जाएगा, डेटाबेस से वो क्वेरी होगा, फिर वो मेरे नंबर्स और एग्जैक्ट आने लगेंगे। इन सब में टाइम लगता है। मान लो अगर मेरे कोई पोस्ट है 5 दिन पुराना, उसमें तो एग्जैक्टली लाइक दिखेंगे ना? हाँ, क्योंकि अब वो बहुत Stable- पीछे हो चुका है, अच्छा, वो स्टेबल हो stable चुका है। अब उस पे नए लाइक्स इतने नहीं आ रहे जितने मतलब वो, वो इनिशियल फेज के लिए रहेगी, जैसे हाँ। पहले के 5-10 मिनट के लिए वो शायद Exactly. मुझे वैसा डेटा क्योंकि दिखाएगा। जब आपका रीड्स बहुत हाई है हम्म। तब आपका क्वेरी, तब आपका जो प्रोबेबल है वो थोड़ा सा कम हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे आपका पोस्ट पुराना होता गया, उस पे नए लाइक्स आने कम होते गए, हाँ। तब वो कंसिस्टेंसी सही हो जाएगी। तब वो डेटाबेस से रीड करेगा। तब तक वो डेटाबेस में स्टोर कर चुका होगा, उसे कैश कर चुका होगा। अच्छा। अब वो हर बार क्वेरी नहीं करेगा, उसको पता है इतना लाइक्स है, ये ले भाई, एक अच्छा। +1 आया, ले +1 कर दिया, सिंपल। क्योंकि आप देखो ना, चाहे विराट कोहली हो, उसके 20 दिन 25 दिन पुराना पोस्ट इतने लाइक्स नहीं लेगा जितना उसका रीसेंट पोस्ट लेगा। ठीक है, तो वो इस तरह ऑप्टिमाइज किया जाता है। क्योंकि अगर आप सोचो सोशल मीडिया बनाने के लिए आप सिंपल दिमाग लगा के ऐसे तो कर दोगे, जब भी लाइक आएगा डेटाबेस, जब भी लाइक आएगा डेटाबेस, पर आप ये भी आपको सोचना पड़ेगा कि वो लाइक कितना रीसेंट है, वो पोस्ट कितना रीसेंट है। ठीक है, और क्या मुझे हर चीज, अब विराट कोहली एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, ठीक है, तो अभी हम इसको कंसिस्टेंट हैशिंग में देखेंगे, हम सेलिब्रिटी प्रॉब्लम कैसे हैंडल करते हैं। पर आप ये देखो ना, अगर आप विराट कोहली के हर पोस्ट के साथ ऐसा करने लगे तो आपका तो डेटाबेस पक्का डाउन होगा ही होगा। क्योंकि वो इतने पोस्ट डालता है, इतने उस पे लाइक्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं, रीपोस्ट आता है, रीशेयर आता है, सब आता है। तो आपको कहीं ना कहीं अपने प्रोबेबल एल्गोरिथम्स को लेके आना ही पड़ेगा, और हैशिंग को, सॉरी, जो आपकी वो है कंसिस्टेंसी, उसको इवेंचुअल ही रखना पड़ेगा कि धीरे धीरे करके वो स्टेबल हो जाएगी। यहीं पे हमारा काफका बहुत काम की चीज है। अच्छा। तो अगर हम जैसे काफका के अंदर थोड़ा सा घुसे, हाँ, ठीक है, तो हम देखेंगे कि जैसे हमने डिस्कस किया कि अगर मान लो मैसेज बहुत सारे पुश हो रहे हैं, कोई लाइक्स का भी है, कोई कमेंट्स का भी है, कोई लेट्स से रीशेयर का भी है मैसेज, है ना, तो बहुत सारे मैसेजेस हैं। अब अगर एक ही कंज्यूमर हुआ जो हर तरह के मैसेज को कंज्यूम कर रहा है, और एक ही क्यू हुई कि हर तरह के मैसेज भी उसी में जाए जा रहे हैं, अच्छा, तो भी आप देखो ना हर चीज कितनी स्लो हो जाएगी। पहले मुझे एक बार लाइक का डेटा मिला, फिर अगली बार मुझे किसी कमेंट का डेटा मिल गया, फिर अब मुझे बल्क डेटा बनाने में भी काफी टाइम लगेगा, है ना। मेरा जो, मैं मान लो ऐसा करता हूँ कि जैसे ही मेरे 1000 लाइक्स आते हैं तो मैं उसको बल्क पुश कर देता हूँ, पर ये बल्क डेटा बनाने में मुझे टाइम लगेगा क्योंकि सारे मैसेज मैंने एक ही क्यू में डाल दिए। इसके लिए काफका क्या करता है, वो टॉपिक्स बनाता है। टॉपिक्स क्या होते हैं, देखो, टॉपिक आप मान लो जैसे व्हाट्सएप के ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, तो आपने कहा कि आपके कॉलेज का एक ग्रुप होना चाहिए, आपके स्कूल के दोस्तों का एक अलग ग्रुप होना चाहिए, और आपकी लेट से पढ़ाई के दोस्तों का अलग ग्रुप होना चाहिए। तो काफका ने वही किया, अलग अलग ग्रुप बना दिए कि भाई अगर जो सारा लाइक्स का डेटा है वो इस टॉपिक पे जाएगा, अच्छा, सारे कमेंट्स का डेटा है इस टॉपिक पे जाएगा, सारे लेट से रीपोस्ट का डेटा है इस टॉपिक पे जाएगा। अच्छा। उसने अलग अलग टॉपिक्स बना दिए। तो ये एक ही सर्वर के अंदर होगा, अलग अलग सर्वर के होंगे? ये देखो ऐसा होता है कि ऑब्वियसली काफका एक सर्वर पे काम नहीं कर सकता। हाँ, वो अगर वही डाउन हो गया तो वही डाउन डेटा गायब हो गया, ठीक है। तो काफका सबसे पहले काम करता है डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर पे, जो हमने सबसे पहले बात की थी कि काफका भी क्या करता है, अलग अलग सर्वर डिप्लॉय करके रखता है अपनी दुनिया भर में। उन सर्वर को हम बोलते हैं ब्रोकर, काफका के टर्म्स में, ठीक है। तो काफका क्या कहता है, ये जितने भी सारे ब्रोकर्स हैं ना, इन सबको मिला करके मैं यूज करूंगा। तो कुछ टॉपिक किसी एक ब्रोकर में होते हैं, कुछ टॉपिक किसी दूसरे ब्रोकर में होते हैं। इनफैक्ट टॉपिक तो मैंने बोला है ग्रुप है जिसमें लाइक्स की इंफॉर्मेशन जाएगी। उस टॉपिक के अंदर भी मल्टीपल क्यूज होती है, वो एक क्यू नहीं होती, मल्टीपल क्यूज होती है। अच्छा, सेम डेटा बाकी जगह भी होगा, वरना रेप्लिकास वगैरह। एग्जैक्टली, अच्छा, सेम वही कॉन्सेप्ट, सेम जैसे हमने कंज्यूमर में भी होगा सेम, कि जो लाइक को बिल्कुल कंज्यूम अगर आप सोचो अलग अलग टॉपिक्स हैं, अलग अलग उसके अंदर भी रेप्लिकास हैं, तो हमारे पास कंज्यूमर्स भी अलग अलग होते हैं, जिसको हम बोलते हैं कंज्यूमर ग्रुप्स। एक कंज्यूमर ग्रुप का काम है कि वो इस तरह के डेटा कंज्यूम करता है, दूसरा कंज्यूमर ग्रुप किसी पर्टिकुलर डेटा कंज्यूम करता है, वो इस तरह होगा। तो मान लो मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ, ये तो हम समझ गए कि लाइक वाला एक करेगा, कंज्यूमर कमेंट वाला करेगा, मैं कल लाइक वाले
पे तो मल्टीपल होंगे फिर। बिल्कुल वही कह रहा हूँ हाँ। कि अब जैसे लाइक मैंने बोला ना, अलग उसके अंदर भी अपनी अपनी क्यूज है, ठीक है। तो वैसे कंज्यूमर ग्रुप्स के अंदर भी बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं जो एक क्यू को पढ़ता है, दूसरा कंज्यूमर दूसरे क्यू को पढ़ता है। तो बेसिकली डेटा बहुत पैरेलली रीड हो रहा है। तो पहले हमने पब सब में बस देखा एक ही क्यू माना और माना सारा डेटा वहीं पुश होता है, लाइक का डेटा, कमेंट का डेटा। अब हम कह रहे हैं सब कुछ अलग हो गया, लाइक्स अलग, कमेंट्स अलग, लाइक्स की भी मल्टीपल क्यूज, कमेंट्स की भी मल्टीपल क्यूज। अच्छा। तो एक साथ कई सारे यूजर्स का डेटा एक साथ पैरेलली रीड होता है बाय कंज्यूमर्स, और कंज्यूमर्स उसको बल्क करते हैं और बल्क उसको डेटाबेस में पुश करते हैं। अब गुरुजी मुझे यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम नजर आ रही है। हाँ, जैसे मान लो कि लाइक को कंज्यूम करने वाले 3 है, ठीक है, 3 लोग हैं। अब ये डिसाइड कैसे करेंगे कि कौन कितना लाइक करेगा? मतलब कि ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, मेरे पास 1000 लाइक पड़े हुए हैं, तो ये डिसाइड कैसे होगा कि पहले 300 लाइक इसको दे दूंगा, अगले 300 इसको दे दूंगा, अगले 300 इसको दे दूंगा? क्योंकि ऐसा तो होने से पहले 300 मैंने इसको भी दी थी, पहले 300 मैंने इसको भी दी थी, पहले 300 मैंने इसको भी दी थी। बिल्कुल। अगर सेम डेटा दिया तो भैया फिर तो कंपटीशन ज्यादा हो रही है मेरी। बिल्कुल बिल्कुल। तो बेसिकली अब इसके में भी बहुत सारे एल्गोरिथम है। देखो सबसे पहले ना एक है ज़ू कीपर, एक टर्म। अच्छा। एक आपको हिसाब किताब रखने के लिए एक बंदा चाहिए ना। हाँ। भाई कौन किसको रीड कर रहा है, कितना रीड कर रहा है, कहीं जैसे तूने बोला 2 कंपटीशन तो नहीं हो रही कि एक ही 2 में लगा पड़ा है, ठीक है। तो हमें ना इन सबको मॉनिटर तो करना पड़ेगा। अच्छा। इसके लिए काफका क्या करता है, ज़ू कीपर नाम की एक सर्विस यूज करता है। तो ज़ू कीपर कुछ नहीं, आप मान लो सबका हिसाब किताब रखने वाली चीज है। उसको पता है कौन सा कंज्यूमर कौन से टॉपिक के कौन सी क्यू को रीड कर रहा है। अच्छा। पहली बात, तो उसने रूल बना दिया कि भैया एक टॉपिक को एक बार में एक कंज्यूमर ग्रुप से एक ही कंज्यूमर रीड कर सकता है। क्योंकि अगर तू भी रीड कर रहा है, मैं भी रीड कर रहा हूं, हम दोनों फालतू का डेटा रीड कर रहे हैं, मतलब एक ही साथ। फिर दोनों के दोनों सेम ही डेटा पुश करेंगे। बिल्कुल सेम डेटा पुश करेंगे, कोई फायदा ही नहीं है। तो इससे अच्छा मैंने रूल बना दिया, ये टॉपिक का, मान लो टॉपिक का नाम है लाइक्स, तो लाइक्स के टॉपिक में 4 क्यू है, तो इसकी एक क्यू मेरे को असाइन है, दूसरी क्यू तेरे को असाइन है। अब असाइन कैसे होती होगी? ऑब्वियसली जैसे कंज्यूमर्स भी क्या सर्वर्स ही हैं, नए सर्वर आते होंगे, पुराने सर्वर कभी कभार डाउन भी होते होंगे। तो जैसे कोई नया सर्वर इंट्रोड्यूस होता है, ज़ू कीपर देखता है कि इसके लिए कोई अवेलेबल क्यू है क्या। अगर उसको अवेलेबल क्यू मिल जाती है तो उसको असाइन कर देता है, नहीं तो वो आइडल बैठा रहता है, क्योंकि अभी कोई भी क्यू रीड करने के लिए अवेलेबल नहीं है, क्योंकि सारे कंज्यूमर्स लगे पड़े हैं। अच्छा। कभी भी वो क्या करेगा, उसको वो पुरानी क्यू नहीं दे देगा जो ऑलरेडी कोई रीड कर रहा है, ताकि डेटा की अगेन जो है डुअल कंप्यूटेशन ना हो, बार बार उसको हम ना कंप्यूट करें, ताकि डेटाबेस में पुराना डेटा ना जाता रहे। अब ये जो अभी आपने मल्टीपल क्यू कहा, उसके अंदर सेम डेटा के लिए जैसे मेरे पास लाइक आए, तो लाइक को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, कुछ लाइक इसमें चले गए, कुछ इसमें चले गए, कुछ इसमें चले गए। हाँ, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। अब आप कैसे डिटरमाइन करोगे, 4 लाइक्स की क्यूज है, तो कौन सा लाइक कौन सी क्यू में जाना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए भी ना हम जो काफका है वो एल्गोरिथम्स यूज करता है। सिंपल, सबसे सिंपल है कि वो जो मैसेज आ रहा है वो सिंपल एक मैसेज नहीं आएगा, है ना। उसके साथ मैसेजिंग के साथ उसका कोई मेटा डेटा भी आता होगा। मेटा डेटा सबको पता है, डेटा अबाउट डेटा। तो मैं बोलूंगा उसकी एक मैसेज आईडी होती होगी, उसका एक आईपी एड्रेस होता होगा, कहां से वो मैसेज आया वगैरह वगैरह, है ना। तो वो कुछ एल्गोरिथम इंप्लीमेंट कर देता है। एक तो अगेन जैसे हमने उसमें भी किया था लोड बैलेंसर में, राउंड रॉबिन, पहले इसमें, दूसरा इसमें, तीसरा इसमें, चौथा इसमें, ये सबसे सिंपल एल्गोरिथम है। इसके बाद ना वो और एल्गोरिथम्स इंप्लीमेंट कर सकता है। फॉर एग्जांपल जो भी उनकी आईडी है ना, उसको हैश कर सकता है, की बेसिकली, और उस हैश का जो भी रिजल्ट आता होगा उस वाली क्यू में से डाल दे देगा। फॉर एग्जांपल अगर 4 क्यू हैं, तो वही सिंपल ऑपरेशन हैश का कि 4 में से कोई एक आएगा, 0, 1 या 2 या 3, तो जो भी मैसेज आईडी है उसको हैश करेगा, जोन सी भी क्यू आपको रिजल्ट में आती है उस क्यू में उस मैसेज को डाल देगा। तो वो इस तरह से डिटरमाइन कर लेगा कि मुझे ये वाली लाइक का डेटा इस टॉपिक की कौन से क्यू में डालना है। सिंपल। अब कंज्यूमर कर सकता है कि जिसमें जो क्यू ज्यादा खाली है उसमें डाल दिया, ये भी कर सकते हैं। अब अगेन इसमें आपको देखना पड़ेगा कि इस क्यू में ज्यादा अवेलेबिलिटी है डेटा की। अब क्यू के अंदर भी ना आपके पास ऑफसेट्स होते हैं, मतलब कितना आपने रीड कर लिया है। अब कंज्यूमर ने मान लो एक क्यू को काफी रीड कर लिया है और उसमें डेटा कम बचा है, तो हम प्रेफर करेंगे ना कि उस क्यू में ज्यादा मैसेज जाए, वरना वो कंज्यूमर आइडल हो जाएगा। तो आप ये भी करोगे। और अगर कोई कंज्यूमर क्रैश हो गया, बाकी को कैसे पता चलेगा? वो डेटा तो गया ही नहीं, क्रैश हो गया। बिल्कुल। और वो बैठा हुआ है कि भाई यही डेटा को रीड करेगा। तो हमारे पास यहाँ पे देखो 2-3 चीजें होती हैं। एक तो अगर एक कंज्यूमर क्रैश हो गया, अब पहली बात तो ये ना एक अलग पूरा का पूरा टॉपिक है कि अगर एक डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क्स में एक सर्वर क्रैश हो जाए तो बाकी सर्वर्स को कैसे पता चलता है। तो इसके भी ना एल्गोरिथम्स होते हैं। एक होता है इसको क्या कहते हैं, हार्ट बीट एल्गोरिथम। अच्छा। अगर पता हो, जैसे इसमें क्या होता है कि लेट्स से 4 सर्वर्स हैं, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। मान लो 4 सर्वर्स हैं, ठीक है। चारों सर्वर्स अभी अप हैं, अप मतलब एक्टिव है, हेल्दी है, जिसको हम अपनी सिस्टम डिजाइन की भाषा में हेल्दी बोलते हैं, ठीक है। सब डेटा इधर उधर पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अब मान लो एक सर्वर डाउन हो जाए, इन तीनों को कैसे पता चलेगा कि एक सर्वर डाउन हो चुका है
अब हमें उसका डेटा भी संभालना पड़ेगा। ये ऐसे पता चलेगा कि एक हार्ट बीट एल्गोरिदम होता है कि वो क्या होता है कि हर 1 सेकंड में या हर लेट से 2 सेकंड में ये जो सारे सर्वर्स एक दूसरे को अपनी हार्ट बीट भेजेंगे कि मैं अप हूँ, हम अप हैं। अच्छा। ठीक है, वो रैंडमली भेजेंगे, जैसे ये हो सकता है इसको भेज दे, ये हो सकता है इन दोनों को भेज दे, वो एक दूसरे को भेजते रहेंगे, मतलब ये बताने के हम जिंदा हैं, एक्टिव हैं। अब एक थ्रेशोल्ड तक, लेट से 6 सेकंड तक मुझे किसी सर्वर से हार्ट बीट रिसीव नहीं हुई तो मैं मान लूंगा वो डेड है, और ऐसा मैंने माना, ऐसा बाकी सर्वर नहीं माना होगा, तो इन मेजॉरिटी डिसाइड होगा कि भाई वो सर्वर डेड हो चुका है, उसको हमने डेड डिक्लेयर कर दिया। अच्छा। क्योंकि उसकी हार्ट बीट हमें रिसीव नहीं हो रही है। तो सेम कंज्यूमर्स में होता है। तो दो चीजें हैं, एक तो मान लो कंज्यूमर ग्रुप में 4 कंज्यूमर है जो एक क्यू को रीड कर रहे हैं, एक कंज्यूमर डाउन हो जाए, उसकी हार्ट बीट बाकी कंज्यूमर तक नहीं पहुंचेगी, तो दूसरे कंज्यूमर समझ जाएंगे कि एक क्यू को जो रीड कर रहा था वो डाउन हो गया। अच्छा। ज़ूकीपर के पास इंफॉर्मेशन सारी है। हाँ। अब यानी कि एक कंज्यूमर का काम है 2 क्यू से रीड करना। अच्छा। एक कंज्यूमर 2 क्यू से रीड कर सकता है। हाँ। एक क्यू से 2 कंज्यूमर रीड नहीं कर सकते। अच्छा। क्योंकि 2 क्यू में तो अलग अलग डेटा है ना। हाँ। कोई बात नहीं, वो रीड कर सकता है। अच्छा। तो एक का काम होगा अब 2 से रीड करना, कब तक, जब तक एक नया कंज्यूमर अपना हो जाए। अब अगर ऑटो स्केलिंग होगी तो एक कंज्यूमर अपने आप आ जाएगा। अच्छा। ऑटो स्केलिंग नहीं होगी तो हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए। पर एक तो प्रॉब्लम को इस तरह हम कर सकते हैं रिजॉल्व। दूसरा एक और होता है काफका के अंदर जिसको हम बोलते हैं डेड लेटर क्यू। अच्छा। ये क्या होता है कि मान लो कोई मैसेज आया, वो कंज्यूमर ने या तो कंज्यूम नहीं किया, या फिर लेट से कंज्यूमर ने कंज्यूम किया पर उसमें कुछ एरर आ गया। तो आपके पास 2 तरीके, या तो आप उसको डिस्कार्ड कर दो कि भाई इसको छोड़ दो, अगले मैसेज पे जाओ। हाँ। पर फिर तो आपने इन्फॉर्मेशन को लॉस्ट कर दिया। तो इसके लिए काफका क्या करता है, एक डेड लेटर क्यू बनाता है। अच्छा। कि वो मैसेज जो बेसिकली सर्विसेबल नहीं हो पाए, हाँ। या तो कोई एरर आ गया, हाँ। या कोई कंज्यूमर अवेलेबल नहीं था, उनको उसने डेड लेटर क्यू में डाल दिया। हाँ। कि इनको बाद में देखेंगे। हाँ। बाद में देखेंगे मतलब पहले ये वाले मैसेज खत्म हो जाए, इनको एक तरह से लास्ट में डाल दूंगा मैं। ठीक है, तो ये होता है डेड लेटर क्यू। एक अगेन हमारे पास होता है रीट्राई मैकेनिज्म कि भाई एक मैसेज को मैं कितनी बार रीट्राई करूंगा। तो मैंने बोला लेट से 3 बार। 3 बार कोशिश करो, अगर ये मैसेज तब भी आप सर्विस ना कर पाओ तो इसको डिस्कार्ड कर दो। बेसिकली आप इसको फेंक दो, आप कह दो ये पैकेट लॉस्ट हो गया। तो यहाँ पे ये तरीके होते हैं ताकि डेटा लॉस्ट ना हो, और अगर कंज्यूमर डाउन हो जाए तब भी हमारे काफका से मैसेजेस निकलते रहे कि हम भाई क्या करते हैं, कंज्यूमर्स को ऑटो स्केल करते हैं, एक कंज्यूमर मल्टीपल क्यूज भी संभाल सकता है, और अगेन हमारे पास जो डेड लेटर क्यू है। तो ये सब मिला करके काफका का स्ट्रक्चर बनता है, और काफका इतने हाई थ्रूपुट को हैंडल कर पाता है। तो अगर मैं इसको ओवरऑल वैसे करके अगर मैं समराइज करूं, जैसे मान लीजिए ये मैंने पोस्ट लाइक करी, ये मेरे सर्वर पे गई। ठीक है, सर्वर ने इसको काफका के अंदर पुश कर दिया। ठीक है, ये पुश ही करेगा। हाँ। तो मैं यहाँ पे प्रोड्यूसर सर्वर को बोलूंगा, इसको मैं प्रोड्यूसर बोलूंगा। ठीक है, अब ये जो है काफका, ये मल्टीपल हो सकते हैं। हाँ। ये डिस्ट्रीब्यूटेड होगा आपका। ठीक है, यहाँ से कोई भी आके डेटा कंज्यूम कर सकता है अपनी स्पीड पे, जितनी उसकी स्पीड होगी। ठीक है, किसी को लाइक करना है तो लाइक वाले से कंज्यूम कर सकता है, किसी को कमेंट से करना है कमेंट वाले टॉपिक से कंज्यूम कर सकता है, किसी को शेयर का, या किसी को एनालिटिक्स निकालने हो, कुछ भी हो अपनी स्पीड में कर सकते हैं। उसके बाद जिन्होंने कंज्यूम किया है, इनकी जिम्मेदारी बैठती है कि बल्क में जब इनके पास डेटा आ चुका है मीनिंगफुल, उसके बाद जाके डेटाबेस के अंदर इसको स्टोर करा देंगे। या तो डेटाबेस में तो स्टोर कराएंगे ही करेंगे। हाँ। इसके अलावा वो और भी काम कर सकते हैं। मान लो यूजर को भेजना हो, अच्छा, कोई पर्टिकुलर डेटा। अब जैसे मान लो यही वाली बात है कि उबर की, हाँ, कि हम उसका जो बेसिकली लोकेशन है उसको हर सेकंड अपडेट कर रहे हैं, पर हमें हर सेकंड अपडेट करके यूजर को भी तो भेजना है। हाँ। तो हम 2 काम कर सकते हैं, पहले डेटाबेस में पुश करें और फिर डेटाबेस से निकाल के यूजर को भेजे, पर ये तो स्लो है। तो कंज्यूमर क्या करेगा, जैसे उसको इन्फॉर्मेशन आ रही है वो यूजर के मोबाइल पे, बेसिकली उसके सिस्टम पे, उसके नेटवर्क पे भी वो भेजता रहेगा। अब अगेन यूजर के मोबाइल को से स्टोर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगेन हमारा ड्राइवर आगे मूव हो गया तो हमें पीछे की इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए। तो वो तो बस क्या करेगा, करंट लोकेशन को लेगा, यूजर को दिखाएगा लॉस्ट, करंट दूसरी है यूजर को दिखाया लॉस्ट। तो वो ये भी करेगा कि वो लाइव अपडेट दे सकता है हमारे यूजर्स को कि देखो हमारा ड्राइवर कैसे मूव कर रहा है। तो इससे हमें ऐसा एक फीलिंग आती है कि हमें एग्जैक्टली पता लग रहा है कि हमारा ड्राइवर हमारे पास धीरे धीरे आए जा रहा है। और गुरुजी जैसे अभी आपने ये बोला, तो क्या मुझे ये इन्फॉर्मेशन डेटाबेस के अंदर स्टोर करने की जरूरत भी है कि उसका हर एक सेकंड का लोकेशन क्या है? एग्जैक्टली तो वैसे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप सोचो, हाँ, मेरी एक राइड जो 4 साल पहले थी, अभी मान लो अभी मैं राइड लेके आया, हाँ, हाँ, वो किस सेकंड कहाँ थी मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, पर मुझे एक मोटी बल्क इन्फॉर्मेशन चाहिए। 2-3 मिनट के हिसाब से 2-3 मिनट भी चलेगा, ताकि अगर कल को मुझे कुछ एनालिटिक्स निकालने हो, हाँ, कि हमारा ड्राइवर एक पाथ पे कितना स्लो चलता है, वहाँ पे कितना ट्रैफिक होता है ना, या कितने राइड्स वहाँ पे एक्सेप्ट हो रही है, ये एनालिटिक्स इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए। पर क्या मुझे हर सेकंड की इन्फॉर्मेशन चाहिए? नहीं। तो बल्क ऑपरेशन उसको ऑप्टिमाइज भी कर सकता है। अच्छा। कि भाई मेरे को जो डेटाबेस में इन्फॉर्मेशन डालनी है ना, वो बल्क नहीं डालनी, मतलब बल्क डालनी है पर वो हर सेकंड की नहीं डालनी, उसको मैं
हर मिनट की या हर 2-2 या 3-3 मिनट के उसमें डिवाइड कर सकता हूँ, सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकता हूँ। तो डेटाबेस में अलग डेटा गया, पर यूजर के पास आप हर सेकंड का डेटा दे दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यूजर वैसे भी उसे स्टोर नहीं कर रहा। यूजर क्या कर रहा है, उसको दिखाता है, शोकेस होती है फ्रंट एंड पे और उसको डिस्कार्ड कर देता है, क्योंकि यूजर को प्रीवियस डेटा वैसे भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हम डेटाबेस पे क्वेरी भी कम कर दी, हमने यूजर को लाइव डेटा भी दिखा दिया, और हमने पूरा का पूरा काफका हाई थ्रूपुट पे हैंडल कर लिया, मतलब पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हाई थ्रूपुट पे चल रहा है और लोगों को लग रहा है कि सब कुछ एकदम लाइव हो रहा है, स्मूथ है। गुरुजी एक चीज मैं समझ गया, मल्टीपल यूजर, मल्टीपल सर्वर, उन मल्टीपल सर्वर के और मल्टीपल सर्वर, उसका भी एक और मल्टीपल सर्वर, उन मल्टीपल सर्वर के भी मल्टीपल डेटाबेसेस। यही है पूरा का पूरा सिस्टम डिजाइन। यही है ना। अब गुरुजी एक बार हम वो वाला डिस्कशन कर लेते हैं कि हमने उस चीज को कैसे हैंडल किया, कि जो हमारा लीड कोड वाला था, सॉरी जो हमारे स्ट्राइक वाला प्लेटफॉर्म था, तो वहाँ पे अभी ये हो रहा था कि जैसे यूजर टाइप कर रहा था, कुछ भी टाइप कर रहा था, स्पेस टाइप कर रहा था, वो भी हमारे डेटाबेस को हिट कर रहा था, जबकि वो होना नहीं चाहिए था। ठीक, तो सिंपल आर्किटेक्चर हमने ये बनाया कि भैया पहले जो यूजर का जो डेटा है, जो भी वो टाइप कर रहा है, पहले उसे करने दो और उसको उसके लोकल स्टोरेज के अंदर ही स्टोर करो, बेसिकली लोकल कैश पर। लोकल कैश में हमें काफका इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास उतने नंबर ऑफ यूजर वैसे भी नहीं है। हाँ, और हमें यहाँ पे हाई थ्रूपुट नहीं चाहिए, हाई थ्रूपुट वैसे भी नहीं चाहिए। तो यूजर को क्या चाहिए, मुझे उस यूजर का कोड किसी और को थोड़ी दिखाना है भी कि जो लिख रहा है उसको खुद देखना है। बिल्कुल। तो हमने यहाँ पे सिंपल करा भैया इसका जो भी डेटा है उसको उसके लोकल स्टोरेज के अंदर ही स्टोर करो। बिल्कुल। और 5 मिनट के बाद अगर उसको हम जाके डेटाबेस के अंदर बल्क में डाल देंगे, बिल्कुल आराम से। तो हर जगह ये मत सोचना कि आपको हर जगह काफका लगाना ही लगाना है। बिल्कुल, काफका वही देखो ना, जब तक आपको हाई थ्रूपुट की नीड ही नहीं है, तो आपको काफका क्यों चाहिए? इनफैक्ट दिस इज ट्रू फॉर एवरीथिंग। जब तक आपको कोई सॉफ्टवेयर की जरूरत ही नहीं है या कोई सिस्टम की जरूरत ही नहीं है, आप उसको क्यों इंप्लीमेंट करोगे? अगर जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था ना, कि कहने को तो हर चीज बनी हुई है, आपके पास ऑटो स्केलिंग है, AWS में आपके पास इलास्टिक सर्च है, सब कुछ है, पर जब तक आपको वो नहीं चाहिए, आप अगर इसको सिर्फ इसलिए इंप्लीमेंट कर रहे हो क्योंकि एक तो वो कूल है, ट्रेंडिंग है, और दूसरा आपको लगता है हाँ इसको यूज करके मेरा प्रोजेक्ट बन जाएगा, लेकिन आपके पास रीजन ही नहीं है उसे यूज करने का, तो वो प्रोजेक्ट अच्छा नहीं बनेगा। जैसे अगर हमारे प्लेटफॉर्म में उसमें हमने लाइक लगा रखा, कमेंट लगा रखा, तो हमें लगाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नंबर ऑफ यूजर है ही नहीं। बिल्कुल। इनफैक्ट कई बार हम अपने प्रॉब्लम्स को इस तरह हैंडल करते हैं, सब इनफैक्ट हम नहीं, सारे इसको ऐसे हैंडल करते हैं कि कॉस्टिंग लो हो, आप चीज समझते हो, आपको पता है काफका क्या है, और आपको पता है काफका यूज करने पे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पर ये तो वही बात हो गई ना कि मेरे को तो यहाँ से लेट्स से थोड़ी ही दूर जाना है, पर फिर उसके लिए भी मैंने सुपर कार मंगा ली कि भाई सुपर कार है, मेरे को जल्दी पहुंचा देगी। ओवर इंजीनियरिंग कर दिया, ओवर इंजीनियरिंग जिसकी जरूरत थी नहीं। एग्जैक्टली। यहाँ पे अगर हमें सिर्फ लोकल कैश में स्टोर करके काम चल रहा था, तो हम काफका को क्यों इंप्लीमेंट करेंगे? अनलेस एंड अनटिल हमारा यूजर बेस करोड़ों में पहुंच गया हो और हमें किसी भी रीजन से लाइव अपडेट देनी हो, तब तक हमारे पास काफका का कोई नीड नहीं है। तो इसलिए आपको ना ये भी समझना पड़ेगा कि दोस्त ऐसा नहीं है कि आपने काफका पढ़ लिया तो आपने काफका इंप्लीमेंट कर दिया। हाँ, प्रोजेक्ट के लिए कर सकते हो, समझने के लिए, पर आपकी कोई प्रोडक्शन एप्लीकेशन है जिससे आप पैसा कमाना चाहते हो, उसमें आपको ये जरूर फैक्टर इन करना पड़ेगा कि क्या आपकी कैलकुलेशन आपको अप्रूव करती है वो करने के लिए। इसलिए सिस्टम डिजाइन में ना हर प्रोजेक्ट बनाने से पहले हम बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन करते हैं कि भाई हमने तो कह दिया कि हाँ इतना डेटा लगेगा, पर इतना डेटा लगाने के लिए हमारी कॉस्टिंग क्या बैठेगी, पैसा कितना बैठेगा, तो वो एल्गोरिथम मतलब वो कैलकुलेशन करनी बहुत जरूरी है, काफका के केस में भी और हर केस में भी। तो दोस्तों काफका गुरुजी यहीं तक ही था। बिल्कुल ठीक है। तो आपको हमने काफका का मोटा मोटा बता दिया कैसे वो काम करता है, सिंपल नहीं तो और थोड़ा सा डेप्थ में समझ रहा है तो हमारे पास सिस्टम डिजाइन का कोर्स है। नहीं गुरुजी फिर बच्चे गालियां देंगे। मजाक कर रहा हूं। तो देखो काफका का सिंपल है कि भैया वो आराम से पुश कर देता है, ठीक है, अपने अंदर डेटा रखता है, जहाँ की पहले तुम लॉग इन टाइम में कर रहे थे, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ टाइम में वो खुद को सारी चीजें हैंडल कर रहा है। अब गुरुजी बात करते हैं हम कंसिस्टेंट हैशिंग की, जिसके बच्चों ने बहुत ज्यादा डिमांड रखी थी कि भैया ये कंसिस्टेंट हैशिंग है क्या। अब पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट रख देते कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट है क्या, काफी बच्चे भूल गए होंगे। ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताता हूँ। ये थी कि मैंने कहा था कि हमारा डेटाबेस जो है, ठीक है, जिसमें हम डेटा को डाले जा रहे हैं, उसकी भी तो एक अपनी लिमिट है। आपने रेप्लिका क्यों किया था? आपने रेप्लिका किया था कि अगर एक डेटाबेस डाउन हो जाए तो दूसरा संभाल ले, पर रेप्लिका में भी सेम डेटा है। मेरा कभी ना कभी डेटाबेस भर जाएगा। अब आप बोलोगे कोई बात नहीं, और बड़ी हार्ड डिस्क ले लेंगे, पर फिर आप वही वर्टिकल स्केलिंग करे जा रहे हो, ठीक है। कब तक आप उसको डेटाबेस को बढ़ाते रहोगे, एक ही डेटाबेस को? मतलब कि अगर मैं बोलूं मेरे पास ये 1 लाख यूजर का डेटा है, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इस सर्वर के अंदर सेम डेटा डाला है, इसके अंदर भी सेम डाला है, इसको हमने बोला रेप्लिकेशन, इसको हम रेप्लिकेशन कर रहे हैं, दोनों में सेम डेटा है, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम। अब दिक्कत ये है कि अगर और नंबर ऑफ यूजर आ रहे हैं जिनका डेटा मुझे स्टोर करना है और इनकी स्टोरेज फुल होने वाली है, अब मैं इनको और नहीं बढ़ा सकता क्योंकि इनकी भी लिमिट है, एक मैक्सिमम लिमिट है ना। तो अब मुझे एक और नया डेटाबेस लाना पड़ेगा, जिसमें मैं क्या करूंगा, आधा डेटा इसमें डाल दूंगा और आधा डेटा इसमें डाल दूंगा, हाँ ठीक है। पर ये ना सर्वर के साथ सुनने में थोड़ा आसान लगता था, हाँ,
क्योंकि सर्वर का काम था कि सिर्फ रिक्वेस्ट को हैंडल करना। तो लोड बैलेंसर क्या करता था, आधी रिक्वेस्ट यहाँ भेज देता था, आधी रिक्वेस्ट इस सर्वर पे भेज देता था। पर डेटाबेस के टाइम पे क्या हो जाता है कि आपके पास ना यूजर का डेटा है, तो लेट्स से डेटाबेस 1, आपके पास पहले एक ही डेटाबेस था, तो सारा डेटा वहीं था, तो लेट्स से 1 लाख यूजर का डेटा वहीं पड़ा था। अब आपने कहा कि यार मेरा डेटाबेस भर रहा है, काम करता हूँ, एक नया डेटाबेस इंट्रोड्यूस करता हूँ। मैं क्या करूंगा, 1 लाख है ना, 50,000 इसमें रहने दूंगा और नीचे के 50,000 इसमें डाल दूंगा। ये तो आप कर दोगे, लेकिन सोचो जो एक यूजर है जिसका यूजर आईडी है 75,000, वो आया क्वेरी करने कुछ, ठीक है, या फिर वो कुछ रीड करने आया, तो आप उसको कौन से डेटाबेस में भेजोगे, 1 में या 2 में? आपको भेजना चाहिए 2 में, पर आपको कैसे पता लगेगा उसका डेटा 2 में है? अच्छा, राइट। जैसे अगर मैं इसको थोड़ा अच्छे से फ्रेम करूं, मेरे पास 1 लाख यूजर का डेटा है, पहले वाले में 50,000 ये डाल दिए, अगले वाले में 50,000 डाल दिए, ये दोनों सेम, क्योंकि ये और डेटा ले ही नहीं सकता, बिल्कुल, दोनों में 50,000 है। अब और नंबर ऑफ यूजर ऐड हो रहे हैं, अब ये और अपने अंदर उन यूजर को रख नहीं सकते। एग्जैक्टली। तो अब मुझे एक नया डेटाबेस लेके आना पड़ेगा। क्या ये यहाँ तक मैं प्रॉब्लम को फ्रेम कर पा रहा हूँ? बिल्कुल सही, है ना? सही। हाँ, तो अब मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ कि तीनों में लोड बराबर पड़े, यही चाह रहा हूँ। हाँ। तो यहाँ पे मतलब मुझे ऐसा चाहिए कि 33,000 इसमें रहे, 33,000 और लगभग 33-34,000 ये डेटा डिस्ट्रीब्यूट हो जाए अप्रोक्सीमेट, ताकि तीनों में लोड बराबर पड़े। ऐसा नहीं चाहता कि अगर कोई नया यूजर आ रहा है उसको मैं सीधा थर्ड वाले डेटाबेस के अंदर डालूं, क्योंकि अगर मैं इसके अंदर डालूंगा तो इन पे तो ज्यादा लोड पड़ेगा, इसमें कम पड़ेगा। हमने लोड को बराबर डिस्ट्रीब्यूट करना है। यहाँ तक सही है ना? बिल्कुल सही है। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि मुझे कैसे पता लगेगा कौन सी यूजर का डेटा कहाँ है? तो यहाँ पे अगेन कॉन्सेप्ट आ गया मॉड्यूलो का। कि मैं काम करूंगा ना यार, सिंपल मैं यूजर आईडी लूंगा, उसको मॉड्यूलो कर दूंगा 3 से। 3 क्योंकि मेरे पास 3 डेटाबेस है, ठीक है। तो अगर आप किसी भी चीज को 3 से मॉड्यूलो करते हो तो आंसर या तो 0 आएगा, या 1 आएगा, या 2 आएगा। तो मैं कहूंगा अगर आंसर 0 आया तो वो 0 डीबी में जाएगा, 1 आया तो 1 में जाएगा, 2 आया तो 2 में जाएगा। ठीक है। अब मेरे पास लाख यूजर थे, सबकी मैंने यूजर आईडी निकाली, क्योंकि मेरे पास मॉड्यूलो 3 है, तो ऑलमोस्ट इक्वल डेटा डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा, ऐसा मैं मान लेता हूँ। 33 या 34, ठीक है। एक बार ये हो गया, बहुत बढ़िया काम हो गया। अब कोई भी पुराना यूजर क्वेरी करने आता है, मैं दोबारा से उसको क्या करता हूँ, मॉड्यूलो करता हूँ, और मुझे पता लग जाता है कि उसका डेटा कहाँ मिलेगा, 0 में, 1 में या 2 में। यहाँ तक सब कुछ यूजर आईडी पे मॉड करा और आंसर मिल गया, है ना? फटाफट से एक करके सबको चेक करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, उस डेटाबेस में जाओ और उसका डेटा को निकाल के ले आओ। एग्जैक्टली। अब दिक्कत ये है कि एक दिन ऐसा आएगा कि आपके 3 डेटाबेस भी भरने लगेंगे, तो आप कहोगे काम करता हूँ ना, ऑटो स्केलिंग कर देता हूँ, जब भी भरेगा एक नया आ जाएगा। ठीक है। पर अब दिक्कत ये है, अब सोचो आपने इंट्रोड्यूस किया एक 4th डीबी, ठीक है, यानी कि अब आपको अपना मॉड्यूलो ऑपरेशन चेंज करना पड़ेगा, आपको एल्गोरिथम चेंज करना पड़ेगा। अब मॉड्यूलो हो गया 4, ठीक है। अब कहने का मतलब जब जैसे ही मॉड्यूलो 4 हुआ, तो जो उन तीनों में डेटा पड़ा था ना, उन तीनों यूजर आईडीज को जब आप दोबारा से अगर आप मॉड करोगे तो हो सकता है किसी का मॉड 4 निकल आए, मतलब आंसर 3 निकल आए, यानी कि इसको 4th डीबी पे जाना चाहिए, पर वो पड़ा है गलत डीबी में। इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, ये मतलब जैसे अगर मैं बोलूं कि पहले कोई 8 नंबर का यूजर रहा होगा, जब मेरा मॉड्यूलो 3 था, तो उस समय वो 2nd डीबी में था। बिल्कुल। और अगर उसको मॉड्यूलो 4 करोगे तो वो आ जाएगा 0 यानी 1st डीबी में। तो यहाँ पे वो हो जाएगा कि मुझे फिर बार-बार चेक करना पड़ेगा, इसमें भी करना पड़ेगा, उसमें भी करना पड़ेगा। तो ये तो फिर फायदा ही नहीं हुआ ना। इससे अच्छा आप क्या करोगे, आप सोचोगे काम करता हूँ ना, री इंडेक्सिंग कर देता हूँ, मतलब बेसिकली सारा डेटा डीबी 1 से उठाता हूँ सारा, उसको मॉड्यूलो दोबारा करता हूँ, तो जिसका आंसर जो आएगा उसको वहां भेज देता हूँ, ठीक है। फिर दूसरे से उठाऊंगा, वहां भेज दूंगा। तो ऐसे करके आप क्या करोगे, हर डेटा हर डीबी से उठाओगे, उसको दोबारा मॉड करोगे और दोबारा उसके रिस्पेक्टिव डीबी में डाल दोगे। जो तुमने 8 वाला एग्जांपल लिया, क्योंकि 8 पहले 2 में पड़ा था, उसको क्योंकि 8 मॉड्यूलो 3 2 होता है, लेकिन जैसे ही अब 4 से किया तो आंसर 0 आ गया, तो इनको फर्स्ट में डालना पड़ा, तो उसको उठा के 0 में डाल दिया। अब ऐसे करके हमने सबके साथ किया। तो आप सोचो एक नया डेटाबेस इंट्रोड्यूस करने से आपने अपने लाखों डेटा को मूव करना पड़ा, ठीक है। इसको कहते हैं माइग्रेशन। और इसमें तो दिक्कत हो जाएगी अगर ये माइग्रेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे भी सर्वर इसमें बिजी होंगे, फिर इसमें बिजी होंगे, और माइग्रेशन के टाइम पे आपका पूरा का पूरा सिस्टम स्लो हो जाता है, स्लो हो जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा कभी कभार आपको बैंक के मैसेज आते हैं ना, कि भाई हमारी माइग्रेशन या फिर उसका मेंटेनेंस शेड्यूल्ड है, रात को वो शेड्यूल करते हैं जनरली, क्योंकि रात को लोड कम होता है। तो उसमें भी वो कुछ ना कुछ मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है कि या तो कोई सर्वर अप कर रहे होंगे, या तो कोई डेटा माइग्रेट कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ वो कर रहे होंगे अपने बैकएंड पे। तो आप सोचो अगर आप सिर्फ माइग्रेशन ही करते रहोगे तो आप यूजर को उसका आउटपुट लाके कब दोगे, क्योंकि ये तो हमारा इंटरनल काम है, यूजर से इसको कोई मतलब नहीं है। यूजर को क्या मतलब, उसका डेटा 1 में या 2 में, उसको तो अपना डेटा चाहिए, ठीक है। तो ये मॉड्यूलो ऑपरेशन तो काम का नहीं है, क्योंकि जब भी मैं नया कुछ इंट्रोड्यूस करता हूँ मेरे को सारा डेटा ऑलमोस्ट सारा मूव करना पड़ता है। हो सकता है कुछ ना करना पड़े, पर ऑलमोस्ट सब करना पड़ेगा। तो यहाँ से टर्म आता है कंसिस्टेंट हैशिंग का। भाई कंसिस्टेंट हैशिंग ये कहता है कि ये जो प्रॉब्लम है ना सारा डेटा मूव करने का, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। और इसको सॉल्व करने के लिए व्हाट इफ हम क्या करें,
मैं डेटा का मूवमेंट मुझे लेस से लेस चाहिए, एफिशिएंटली चाहिए। बिल्कुल लेस से लेस चाहिए, मतलब डेटा तो मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा चारों में, बिल्कुल पर कम से कम कितना एफिशिएंट तरीके से मैं कर पाऊंगा। एग्जैक्टली। हाँ, तो अब देखो कंसिस्टेंट हैशिंग बस एक चीज कहता है कि मैं काम करता हूँ ना, सबसे पहले हमारे जो सर्वर्स हैं, जैसे हमारे 4 सर्वर है ना, कल को एक और भी आ जाए, जितने भी सर्वर हैं उन सबको पहले एक हैश कर देता हूँ। मान लो आप ऐसे रखो कि आपके पास जो टोटल वैल्यू आ सकती थी, जैसे अभी मॉड्यूलो 4 में 0 से 3 आ सकती थी, ठीक है, तो मैंने मान लिया टोटल वैल्यू जो आ सकती थी 0 से 99, 100 वैल्यू मान लेते हैं, 0 से 99 आ सकती है। तो मैंने क्या किया, 4 सर्वर लिए, सर्वर 1 को पकड़ा, उसकी एक सर्वर आईडी होगी लेट से बहुत बड़ी, उसको मैंने हैश किया और मुझे एक आंसर मिल गया लेट से 3। मैंने उसको बोला तू थर्ड प्लेस पे जा, एक एरे मान लो आप, उसको मैंने थर्ड पोजीशन पे रख लिया। फिर मैंने सर्वर 2 को पकड़ा, उसको भी हैश किया, सर्वर 3 को भी हैश किया, सर्वर 4 को भी हैश किया। सबको हैश करके मैंने एक एक लोकेशन पे बिठा दिया, ठीक है। अब सारे सर्वर अपनी बढ़िया लोकेशन पे बैठे हुए हैं। अब मैं क्या करूंगा, जब भी मेरे पास कोई डेटा आएगा, कोई यूजर आईडी का डेटा आएगा, उसको मैं हैश करूंगा और मेरे पास जो भी हैश का रिजल्ट आएगा मैं उसको, देखो मॉड्यूलो नहीं कर रहा, मॉड्यूलो का मतलब होता है एग्जैक्ट आंसर, तो मॉड्यूलो 3 मतलब थर्ड पे भेज दो, नहीं, मैं क्या करता हूँ उसका हैश करता हूँ। लेट्स से उसके हैश का आंसर आता है 0 to 99 के बीच में ही आ सकता है, तो लेट्स से आंसर आता है 75, ठीक है। तो मैं देखूंगा क्या 75 पे मेरा कोई सर्वर पड़ा है। बिल्कुल आप इसको एक एल्गोरिथम की तरह मान लो, एक एरे में आपने देखा क्या 75th पोजीशन पे मेरा सर्वर है, अगर आंसर है यस तो सिंपल उसको सर्वर उस सर्वर पे डाल दूंगा, लेट्स से सर्वर 2 पे। पर अगर आंसर है नो तो मुझे सर्वर कहाँ मिलेगा, अगला सर्वर कहाँ मिलेगा। अगर मैं एक एक स्टेप आगे जाता रहूं तो किसी ना किसी एक पोजीशन में मुझे अपना सर्वर मिल जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं कि मैं एक एक पोजीशन लीनियरली आगे मूव करूंगा। अभी जैसे 75 मिला था तो हो सकता है मुझे 81 पे मिल जाए, तो मैंने 6 पोजीशन आगे मूव किया, 81 पे मुझे सर्वर मिल गया, तो मैंने उसको वहां पे डाल दिया। अब इसका फायदा ये है कि जब भी कोई यूजर आता है उसका मैं हैश ढूंढता हूँ और उसका सबसे पास वाला सर्वर ढूंढता हूँ, या तो इसी में मिल जाएगा या उसके आगे कहीं मिल जाएगा। अब दिक्कत ये है कि लास्ट वाले का क्या, जो 99 पे होगा उसके आगे तो कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, उसको साइकिल की तरह इमेजिन कर सकता हूँ। जैसे आप एरे को साइकिल कैसे बनाते हो, आप 99 मॉड उसका साइज कर देते हो, क्योंकि उसके बाद आप डायरेक्ट वापस 0th इंडेक्स पे आ जाओगे, है ना। तो जैसे एरे पे अगर आपको साइक्लिक मूवमेंट करनी है तो आप मॉड ऑपरेशन यूज करते हो, वैसे इसमें भी मैं यही करता हूँ कि 99 के बाद नेक्स्ट पोजीशन क्या है, दोबारा 0 पे आ जाओ, सिंपल। इससे मुझे ये फायदा मिलता है कि हर यूजर जब भी अपने यूजर आईडी से हैश होके आता है मुझे उसका नेक्स्ट डेटा थोड़ा सा ही आगे मिल जाता है। अब इससे डेटा मूवमेंट बिल्कुल खत्म हो गई। कैसे, अब मान लो गुरु जी पहले इसको सिंपलीफाई कर दूं मैं अपने शब्दों में एक बार, ठीक है। देखो अभी दिक्कत ये थी जब हम मॉड्यूल्स की बात कर रहे थे, मान लो कि यहाँ पे जो भी आपके यूजर हैं 3 डेटाबेस हमारे पास, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा डेटाबेस आया है हमारे पास, ठीक है। मुझे ये चाहिए कि भैया सब में डेटा बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। मान लो कि इसके अंदर मेरे पास 33% डेटा पड़ा हुआ है, इसके अंदर भी 33,000 इसके अंदर, तो मैं चाहता हूँ कि भैया 25,000 इसके अंदर हो, 25,000 इसके अंदर हो, 25,000 इसके अंदर हो, 25,000 इसके अंदर हो, ताकि चारों में लोड बराबर बढ़े। अब इसको मैं अचीव कैसे कर सकता हूँ। अब मॉड्यूलस के साथ दिक्कत ये थी कि जब हमारे पास 3 डेटाबेस थे तो मैं मॉड्यूलस 3 ले रहा था, अगर मैं 4 डेटाबेस लूंगा तो मॉड्यूलस 4। तो जो ये लास्ट वाली वैल्यू है ना, ये डिपेंड कर रही है कि जितने डेटाबेस आते जाएंगे आपका लॉजिक चेंज होता जाएगा। बिल्कुल। तो हमने यहाँ पे सिंपल ये करा कि भैया ये 3-4 को हटाओ, सिंपल हटाओ। अब मैं आपको बताता हूँ लॉजिक। आपके पास कितने भी यूजर हैं, ठीक है, आपके पास 1 लाख यूजर है, 2 लाख है, 3 लाख है, ठीक। मैंने बोला जितने भी यूजर हैं मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, मैं सीधा उसका मॉड्यूलस 100 करूंगा। 100 मैंने कांस्टेंट रख दिया एक वैल्यू, मैं हिलाऊंगा नहीं उसे 100 को, ठीक। मैंने कहा मेरे पास यूजर आया, मैंने उसका मॉड्यूलस करना है, अगर वो वैल्यू 0 से लेकर 33 के बीच में आती है तो मैं उसको फर्स्ट डेटाबेस के अंदर रखूंगा। 34 से लेकर 66 तक आएगी सेकंड डेटाबेस के अंदर, 67 से लेकर 99 तक आएगी थर्ड डेटाबेस के अंदर। सिंपल लॉजिक, इसको तुम एक लिस्ट की तरह भी समझो। एरे के अंदर मैंने वो बना दिया, पेयर बना दिया कि 0 से लेकर 33 वाला फर्स्ट डेटाबेस के अंदर जाएगा, 34 से लेके 66 वाला सेकंड डेटाबेस, 67 से लेकर 99 तक कौन सा बेस में, थर्ड डेटाबेस में। बहुत सिंपल लॉजिक है, ठीक। अब यहाँ पे देखो क्या आता है। अब अगर मैं यहाँ पे चौथा इंट्रोड्यूस करता हूँ, मैंने लिस्ट बना दी है पेयर वाली, कि मैंने वो पूरा लॉजिक लिखा है कि 0 से लेके इतना। अब मान लो चौथा डेटाबेस आता है मेरे पास, अब इसको मैं कहाँ असाइन करूँ। मुझे पता है 33% डेटा इसके अंदर पड़ा है, टोटल का 33 इसके अंदर पड़ा है, 33 इसके अंदर पड़ा है, ठीक। क्या करूं कि मैं 8% इससे ले लूं, 8% दूसरे डेटाबेस से ले लूं, 8% इससे ले लूं, तो टोटल मेरे पास कितना आ जाएगा, 24% डेटा आ जाएगा, क्योंकि मुझे डिस्ट्रीब्यूट ही करना था। अब मैं क्या यहाँ पे ये कर सकता हूँ कि मैं जो लिस्ट हमारे पास पहले थी उसको नए से बनाऊं। मैं बोल दूं कि भैया 0 से लेके 8 तक मेरे डेटाबेस 4 के अंदर जाएंगे,
9 से लेके 33 तक वहीं रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। 34 से लेके मतलब अगला 8% जो भी आपको होगा 34 से 8 42 वो डेटाबेस 4 के अंदर जाएंगे। हाँ, और उसके बाद बाकी इसके अंदर डेटाबेस 2 के अंदर सेम डेटाबेस 3 को पकड़ना कि 67 से लेके 75 तक इसके पास जाएंगे डेटाबेस 4 के अंदर, और बाकी जो रिमेनिंग आपके 76 से 90 तक यहीं तक ही रहेंगे। कितना सिंपल आर्किटेक्चर बन गया आपका। इसके अंदर भी अब इस यहाँ से भी मैंने 8% मूव करा, यहाँ से भी 8, यहाँ से भी 8। अब इसको ऑन द फ्लाई हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं गुरुजी, कि अगर मैं इसको ऑन द फ्लाई इंप्लीमेंट करने जाऊँ, एक अलग अलग स्ट्रेटजी होती है। या तो हम बैठ के पॉज करके 8% को एक साथ मूव कराएं, वो शायद फॉलो नहीं होता होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि 8% भी बहुत ज्यादा होता है। और फिर शायद यहाँ पे दूसरा ये होता होगा कि वो हिट करता होगा कि अगर उसको यहाँ पे नहीं मिला, जहाँ उसको डिजायर्ड लोकेशन थी तो उसकी पुरानी लोकेशन में जाता होगा, बिल्कुल वहां से डेटा को उठा के यूजर को भी देता होगा और यहाँ भी स्टोर कराता होगा। तो ये इसका सिंपल सा आर्किटेक्चर है। और हाँ, बहुत बच्चों को गुरुजी जब मैं पढ़ रहा था ये टॉपिक, तो मुझे एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन थी कि इसका नाम ना कंसिस्टेंट हैशिंग क्यों पड़ा। अरे ये हैशिंग का मतलब क्यों है? जब हम कहते हैं ना कि यूजर मेरे पास आ रहा है, हाँ, है ना, तो मैं उसके ऊपर अपना हैशिंग क्यों कर दे रहा हूं? तो उसका जो सिंपल सा रीजन है ना, मान लो आप जब भी कहीं भी लॉगिन करते हो, या तो आप अपना यूजर नेम दोगे, बिल्कुल यूजर नेम से आपको डेटाबेस के अंदर सर्च करेगा, है ना, या फिर आपके पास ईमेल आईडी होगी, ऐसी होगा कुछ। अब आप खुद सोचो, अगर मैं मॉड्यूलस 100 करना स्टार्ट कर दूं सीधा negirohit539@gmail.com, adityan@gmail.com, हर बार मैं 100 ही कर रहा हूं और मैक्सिमम यूजर का .com ही है, तो भैया हर कोई सेम ही डेटाबेस के अंदर जाएगा अगर मैं वो करूंगा। ये तो है, बिल्कुल है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हैशिंग इंट्रोड्यूस करते हैं कि पहले मैं ये नहीं करूंगा negirohit539@gmail.com, पहले मैं इसका हैश कोड निकालूंगा। इसका हैश कोड बिल्कुल रैंडम निकलेगा, बिल्कुल एक ऐसी वैल्यू, और जो आदित्य टंडन होगा इसका अलग निकलेगा। फिर इसके साथ मैं मॉड्यूल 100 ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूं, तब ये सिंगल डेटाबेस को हिट नहीं करेंगे। इनफैक्ट अगर किसी की ईमेल आईडी है rohit.negi@gmail.com और किसी की है rohit.negi1@gmail.com, इन दोनों का अगर हैश नहीं निकालोगे तो परफेक्ट सेम पे जाने वाले हैं। पर हैश निकालोगे, इनका बिल्कुल अलग हैश निकल सकता है। हाँ। तो हैशिंग की सबसे अच्छी बात ही यही है कि डेटा में अगर एक कैरेक्टर का भी डिफरेंस है तो उसका हैश इतना रैंडमली अलग निकल जाएगा कि वो ऑलमोस्ट अलग ही डेटाबेस में मतलब अगर रोहित को मैं अगर जो कैपिटल आर है उसको स्मॉल आर भी कर दूं ना, तो बिल्कुल अलग ही हैश कोड जनरेट होगा पूरा। तो वो रैंडमनेस नहीं ना, यही इसलिए करते हैं कि भैया जो भी यूजर आ रहा है उसकी यूजर नेम से सर्च करोगे आप उसे कौन से डेटाबेस के अंदर होगा। अब पहले तो ये फाइंड करना है कि कौन से डेटाबेस के अंदर होगा, तो उसके लिए हम कंसिस्टेंट हैशिंग यहाँ पे पहले हम हैश कोड निकालते हैं, उससे हमें उसका जो भी आपको मॉड्यूलर सेंडर करना है, शायद रियल लाइफ में 2^32 समथिंग होता है मेरे ख्याल से, शायद 2^32-1। हाँ, तो गुरुजी यहाँ तक तो हमने ये कर लिया। पर इसके बाद भी ये और एडवांस आता है कि इसके बाद ये कहते हैं कि भैया इसके अंदर वो बनाओ जो बनते ये लाइन, ठीक है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे जो लाइन वाला कॉन्सेप्ट है, जो जैसे मैंने खुद से समझा था, अब यहाँ पे देखो क्या होगा। अब मान लो 5वां डेटाबेस आ गया, अभी तो मैं खुद से मैन्युअली लॉजिक लिख रहा था हर बार कि भैया मैन्युअली लॉजिक लिखो यहाँ पे बैठ के कि 0 से लेके 8 तक यहाँ जाएगा, 8 से लेके यहाँ तक जाएगा, ये तो मैनुअल लॉजिक काम नहीं करते ऐसे। अब मैंने यहाँ पे सिंपल कर दिया, क्या कर दिया कि मान लो मेरे पास अभी एक डेटाबेस है, तो मैंने बोला इस एक डेटाबेस के मैं 3 नोड बनाऊंगा। नोड बनाने का मतलब कुछ नहीं है कि मेरे पास वही अभी भी वैल्यू 0 से लेके 99 तक, ठीक है। मैं बोलूँगा मैं रैंडमली यहाँ पे 3 नंबर पिक कर लूंगा, कोई भी 3 नंबर, ठीक है। कि मान लो पहला मैंने पिक कर लिया 10, अगला कर दिया 30, अगला कर दिया 70, 3 कर दिया मैंने पिक। तो अभी तो इनिशियली तो मैं खुद हूँ, तो 0 से लेकर 10 तक मेरे पास ही होगा, 10 से लेके 30 तक भी मेरे पास होगा, 30 से लेके 70 भी, 70 से लेके बिल्कुल 100 सारे डेटा मेरे पास होगा। ये हमने लिस्ट में डाल दिया पूरा। अब अगर डेटाबेस 2 आता है तो डेटाबेस 2 भी यही करेगा कि अपने 3 नोड डाल देगा, 3 नोड डाल देगा रैंडमली कहीं पे। अब जब हम रैंडमली डालते हैं ना, तो हम कहीं पे भी डाल सकते हैं। मान लो एक उसने 5 पे डाल दिया क्योंकि 50% डिस्ट्रीब्यूट करना था, एक मान लो उसने 40 पे डाल दिया, 45 पे डाल दिया, एक मान लो उसने 90 पे डाल दिया, तो आप देखोगे लगभग अब इसमें क्या होगा कि डेटाबेस 2 के अंदर 0 से लेकर 5 तक डेटा जाएगा, 5 से लेकर 10 तक डेटाबेस 1 के अंदर जाएगा। तो वो जो रेंज आप देख रहे हो ना, उस हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा। और जैसे जैसे ये जो मैं नोड की बात कर रहा था, इनको हम वर्चुअल नोड भी कहते हैं। जितनी ज़्यादा आप इसको बढ़ाते जाओगे वर्चुअल नोड को, उतना ज़्यादा आप परफेक्टली चीज़ों को डिवाइड कर पाओगे। और हाँ, रियल लाइफ में ऐसा भी होता है गुरुजी की पूरा डेटा
इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता, मतलब कभी नहीं हो पाता, 4-5% का मार्जिन लेके चलेंगे। रहेगा। इनफैक्ट इसी पे जो वर्चुअल नोड का कॉन्सेप्ट है ना, इसको इंट्रोड्यूस भी इसीलिए किया गया था, जैसे एक तो कंसिस्टेंट जो हमने बोला ना, कंसिस्टेंट हैशिंग, कि डेटा ना हमारा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हमारी यही है कि ऐसा भी हो सकता है ना कि आपने सर्वर्स को हैश किया और वो एक साथ ही आ गए ऑलमोस्ट, तो एक सर्वर पे लोड पड़ गया। अच्छा, इसको ना दूसरी प्रॉब्लम के से भी जानते हैं, इसको हम बोलते हैं सेलिब्रिटी प्रॉब्लम। अच्छा, अब आप मानो एग्जांपल के लिए इंडिया में कितने सेलिब्रिटी हैं, ठीक है, विराट कोहली है, सलमान खान है, बहुत सारे अलग अलग जोन में है, ठीक है, और सबके अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हैं, अच्छे खासे व्यूअर्स हैं। अगर मान लो किसी रीजन से, क्योंकि हमने वर्चुअल नोड्स जो अभी रोहित ने एक्सप्लेन की उसका कंसेप्ट इंट्रोड्यूस नहीं किया होता, तो किसी रीजन से विराट कोहली का भी डेटा, सलमान खान का भी डेटा, या अगर सेम प्रोफेशन में भी माने, लेट्स से विराट कोहली, रोहित शर्मा, सबका डेटा एक ही सर्वर पे लैंड कर गया, मान लो, तो आप सोचो, चाहे उसमें 2 ही लोगों का डेटा है, मतलब 2 ही, बहुत सारे लोगों का डेटा है, पर बटा इक्वल हुआ है, पर आदित्य टंडन और रोहित नेगी की वैल्यू और विराट कोहली और रोहित शर्मा की वैल्यू बहुत डिफरेंट है, ठीक है, हम पे शायद कम हिट होते होंगे, इन पे शायद बहुत हिट्स होते होंगे, है ना, तो ऑल्दो होते हैं तो ऑल्दो डेटा तुमने बराबर बांट भी दिया, पर फिर भी रोहित शर्मा और विराट कोहली पे ज्यादा हिट्स होंगे, तो उस सर्वर पे ज्यादा लोड पड़ेगा ही पड़ेगा। अच्छा, तो इसे कहते हैं सेलिब्रिटी प्रॉब्लम्स, कि भाई ये क्या होगा अगर एक सर्वर सेलिब्रिटी को हैंडल करने लग जाए और ज्यादातर सेलिब्रिटीज वहीं लैंड करने लग जाए गलती से, विराट कोहली का भी डेटा वहां आ गया, रोहित शर्मा का भी डेटा वहां आ गया। अच्छा, तो इसको भी हैंडल करने के लिए ना वर्चुअल नोड्स बहुत काम की चीज है, क्योंकि वर्चुअल नोड्स ऑलमोस्ट ये मेक श्योर कर लेगा कि भाई कहीं ना कहीं विराट कोहली के बीच में और रोहित शर्मा के बीच में एक नोड लैंड कर ही जाए, कि कहीं इसका डेटा यहाँ, इसका डेटा यहाँ। तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। इनफैक्ट कई कंपनियां तो इसको मैनुअली भी मॉनिटर करती है। अच्छा, जैसे उसके केस में हुआ था एक फुटबॉल का जब मैच हो रहा था ना, तो ये मेक श्योर किया था रोनाल्डो का और मेसी का डेटा कभी एक सर्वर पे लैंड नहीं करना चाहिए। अच्छा, क्योंकि इससे बहुत, और ये मॉनिटर किया जाता है कि जो बहुत ही फेमस सेलिब्रिटीज है ना, उसको आप मैनुअली मॉनिटर कर सकते हो, जो लेस फेमस है वो वर्चुअल नोड से हैंडल हो जाएंगे, कि कहीं ना कहीं वर्चुअल नोड से मेक श्योर कर देगी कि एक तरह का डेटा एक में जाए, दूसरे सेलिब्रिटी का डेटा सेम जो फील्ड में है उसका दूसरे सर्वर पे जाए, कि ताकि कितने भी लोग, करोड़ों लोग उसको सर्च करें तो अलग अलग डेटाबेस पे क्वेरी हो, एक साथ एक ही पे क्वेरी ना हो। देखो, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है ना वर्चुअल नोड का कॉन्सेप्ट बहुत खतरनाक है, वर्चुअल नोड कुछ नहीं है, 0 से लेकर 99 तक है। तो वो ना, अगर आप मान लो, मैंने पहले डेटाबेस को बोल दिया, इसको आपने 2 वर्चुअल नोड बनाने हैं, तो यहाँ पे अपनी 2 कोई भी रैंडम नंबर सेलेक्ट कर सकता है। बिल्कुल, एक 30 कर लिया, एक 60 कर लिया, ठीक है, लॉजिक वही रहेगा। अभी एक ही डेटाबेस से 0 से लेकर 30 तक उसी के बाद डेटा जाएगा, 30 से लेकर 60 तक भी उसी के बाद जाएगा, 60 से लेकर 99 तक भी उसी के बाद जाएगा। उसने बस अपने अवतार लगा लिए। हाँ, अवतार लगा लिए। अब इसी से ना हमें बेनिफिट मिलता है। अब दूसरा आया तो वो भी 2 रैंडम नंबर सेलेक्ट कर लेगा उस बीच में, कोई भी, ठीक है। अब उसने रैंडम सेलेक्ट कर लिया, उसने मान लो 15 सेलेक्ट कर लिया, एक बीच का कोई भी 45 सेलेक्ट कर लिया, तो अब 0 से 15 डेटाबेस 2 के अंदर आएंगे, 15 से 30 इसके पास जाएंगे, 31 से 45 तक इसके पास, 45 से 60 वही जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। तो ये जैसे जैसे हम वर्चुअल नोड बढ़ाते जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन उतना ही बढ़िया हमारा होता जाता है। एग्जैक्टली। अब वही हम बता रहे थे कि जो 100 वाली हम अभी वैल्यू कह रहे हैं वो 2 के और 32 - 1 के अराउंड होती है। समझने के लिए 100 इजी है, क्योंकि वैल्यू इतनी बड़ी होती है कि उसकी रैंडम होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। और शायद वर्चुअल नोड भी 100-150 के वर्चुअल नोड्स भी काफी होते हैं पर सर्वर, और हमारे पास सर्वर्स भी बहुत हाई होते हैं। लेट्स से अगर एक में अपने 15-16 सर्वर भी हैं और सबके 100 वर्चुअल नोड्स भी हैं, तो आप 1500-1600 नोड्स की बात कर रहे हो, जो कि स्प्रेडेड है 2 की पावर 32 - 1 तक की वैल्यू से। कितना हाई चांस है कि वो कितना रेगुलरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो ये कंसिस्टेंट हैशिंग जो है आपको हेल्प करता है बेसिकली क्या, कि डेटाबेस को आप, डेटा को आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर पाओ डेटाबेस में, और दूसरा किसी भी एक डेटाबेस में एक्स्ट्रा लोड ना आ जाए। जैसे हमने सेलिब्रिटी प्रॉब्लम की बात की, इन दोनों प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही है कंसिस्टेंट हैशिंग, और कुछ भी नहीं है बस। गुरुजी, अब ब्लूम फिल्टर भी बता ही दो क्या होता है थोड़ा। देखो, मेरे को लगता है ब्लूम फिल्टर, एक तो हमने वीडियो बना रखी है कोडर आर्मी पे, किसी ने देखी नहीं है जाके, खैर, पर हम इसको डिस्कस करेंगे, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। आई होप, ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है, लोगों के माइंड में ओवरलोड हो जाएगा एक साथ, काफका भी, कंसिस्टेंट हैशिंग भी। अब मुझे खांसी भी बहुत ज्यादा हो रही है दोस्तों अभी तो। और अब रात भी होने वाली है, रात भी होने वाली है। मैं सोया नहीं हूं, मैं आज कल रात में पूरी सोया नहीं, 2-2.5 घंटे सोया हूं। आपको मेरी आंखें भी लाल नजर आ रही होंगी। और मैं अभी जावा रिकॉर्ड कर रहा हूं आप लोगों के लिए, तो उसमें भी हम बिल्कुल बिजी बैठे हैं। तो 10 लेक्चर हो चुके हैं लगभग, रिकॉर्ड बता देंगे, पहले हमारा बनने दो, ठीक है, और घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोगों से मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और बताना अब कौन सा टॉपिक अगला कवर करना है, बिल्कुल बताओ भाई, कमेंट करके उसको कवर करते हैं। चलिए दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।